क्या और कुछ भी करना है? हो गया ना, ठीक है। इसका मुंह बड़ा कैसे होगा, कुछ ध्यान है क्या? कहाँ दिख नहीं रहा है ना? इधर है क्या? नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास के, ये रहा, ठीक है। चलो, अब आपका पूर्ण नाम बताया। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। थोड़ा टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, घड़ी तो लाइन 4 घंटे हो गए पढ़ाते हुए। सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा था मैं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। वैसे मेरे को पढ़ाते हुए टोटल 10 साल हो गए भाई लोगों, ठीक है। अभी सीए बनने के बाद मैंने सिर्फ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट उठाया और सीए फाइनल में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उससे पहले मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता था, बट वो बहुत ही बेकार तरीका था, ठीक है। तो अभी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, और सीए फाइनल के अंदर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन चलती है और 2-3 जगह और पढ़ा लेता हूँ मैं, छोटी छोटी जगह, ठीक है। तो मतलब थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा छोटी नहीं है, ठीक है। नाम वाम लेके कोई फ़ायदा है नहीं, बस पढ़ा लेते हैं अपन, ठीक है। तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको प्रेजेंस दिखाई दे जाएगा मेरा, कहीं ना कहीं आपको भटकता हुआ दिखाई दे जाऊँगा। कभी कोई बूस्टर बैच, कभी कोई रैपिड रिवीजन बैच, कभी कोई 1 शॉट, कभी ऐसे करते करते खूब सारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। अब बात ये है, अपना टोटल जो क्लासेस चलती है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रहेगा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल अपने को 140 घंटे चाहिए, और 140 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कहीं से कुछ भी करने की। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, पिछले 4 अटैम्प्ट हो गए, 4 अटैम्प्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मेरे ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मतलब ये FMSM जो सब्जेक्ट है उसमें मेरे स्टूडेंट के गए। इस बार भी गए, बट इस बार 74 हाईएस्ट गए, और 76 वैसे मेरे वाले के 74 हाईएस्ट गए, और वैसे 76 हाईएस्ट थे। और उससे पहले 85 था, वो मैंने यूट्यूब और पे इंटरव्यू भी डाल रखा है। उससे पहले भी जो हाईएस्ट थे वो भी मेरे थे, उसमें 81 हाईएस्ट थे। तो सारे अटैम्प्ट में लगभग मेरे वालों से हाईएस्ट जा रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है, नाम पूरा सुनोगे तो आपको लगेगा भी सही सब्जेक्ट एकदम हाथ में उठाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो निपुण मोदी है, और नाम के आगे जब मोदी लग चुका है तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। और सही बात बताऊँ, 2017 में मैं पराग सर से ही पढ़ा हूँ, कॉस्टिंग पढ़ी थी मैंने उस टाइम, सीए फाइनल की, उस टाइम मैं उनसे पढ़ा हूँ, ठीक है। और उसी टाइम मैं सीए बना था, मतलब उसके बाद कोविड आया था ना शायद, कोविड में जो पास नहीं हो रहा था उसको पास कर दिया था, तो उसमें से एक मैं था, ठीक है। तो कोविड में पास कर दिया था मुझे कि कोई मरमुरा ना जाए, इसको पास करके फ्री करो, तो पास कर दिया था, उस टाइम पास हो गए थे। और उसके बाद से मैं FM और SME पढ़ाता हूँ, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और उससे पहले शायद पराग गुप्ता सर और की जो फ्रेंचाइजी और होती थी ऑनलाइन, वो मेरे पास ही थी उस टाइम। तो पराग गुप्ता सर ने बोला था कि सर आपको आना पड़ेगा पढ़ाने, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट और रहता है मेरे पास, अभी भी सुबह बैच ही पढ़ा के आया मैं, तो सीधे यहीं पे आया मैं, अभी 15-20 मिनट ही हुए बैठे हुए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब बात ये है, अब अपने को थोड़ा सा कोर्स खींचना पड़ेगा, क्योंकि आपका मई में ही अटैम्प्ट आपने बताया, क्योंकि मई तो आ गया, ये कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, ये तो जाऊँ हो रहा है, क्या हो गया ये, आज कितनी तारीख, 18 नवंबर तो हो गई, 12 दिन नवंबर के, 30 दिन दिसंबर के, तो अपने 42 डेज़ हो गए। कोशिश अपना ये रहेगा मैं दिसंबर एंड तक कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। 42 इंटू 3 घंटे की लगभग क्लास, 120 घंटे के आसपास अपने इसमें बैठते हैं, 20 घंटे और ऊपर लगेंगे नो डाउट FM कंप्लीट करने में, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सीधा सा हिसाब है, उसके अंदर टोटल 60 कंसेप्ट है, 60 जिसको अपन बोलते हैं, इंटू 1 घंटे का एक कंसेप्ट, तो 60 आवर्स की अपनी पूरी किसकी क्लास हो गई, SM की क्लास हो गई। तो लगभग 200 घंटे की अपनी क्लासेस रहेगी FM और SM की। तो आपका जनवरी एंड तक कोशिश रहेगा मेरा, और अगर आप लोगों का जनवरी एंड तक हो गया, आपका कब है, सितंबर है आपका सबका सितंबर है, अभी मई में है आपका, जनवरी में तो नहीं है किसी का, ठीक है, सितंबर है ना, क्योंकि जनवरी एंड में है ना, तो पेपर के बाद तक हो जाएगा अगर किसी का जनवरी है तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन कब तक कर दे इसको, जनवरी एंड तक ख़त्म करें, खींच के 15 दिन और ऊपर मान लो, 15 फरवरी तक अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, रेगुलर होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, ठीक है। मैं रेगुलर लूँगा, मेरे बस की नहीं है एक दिन छोड़ के एक दिन, है ना, फिर मेरे से कोर्स होगा नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी रेगुलर लूँ, और एक बार पराग गुप्ता सर से और मैं एक बार बात कर लूँगा, पराग सर से,
कि उनका क्या रहता है, उनका यही टाइम टेबल अगर सेट होगा तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लेना पड़ेगा। तो आप लोग सीधी सीधी कितनी क्लासेस गिन लेना मेरी, इसमें लगभग आप इसकी एक एक घंटे की 60 क्लास 60 क्लासेस और लगभग उसमें 50 क्लासेस उसमें जोड़ लेना, तो लगभग इतना टाइम अपने को लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इतना टाइम अपने को टोटल चाहिए, ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा एक भी, ठीक है। एफएम में नहीं होगा और एसएम में आपको याद करना पड़ेगा। मैं सारा का सारा स्टडी मैट से ही पढ़ाऊँगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सारा स्टडी मैट से रहेगा। आपको जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मेरा सारा डेटा आईपैड में यहाँ पे ये अपने ये वाला जुड़ा हुआ जुगाड़, इसमें मैं अभी डेटा ट्रांसफ़र करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं पहले आप लोगों को एक छोटा सा डेमो दे दूंगा आज, क्योंकि अगर अभी मैं आईपैड कनेक्ट करूँ ये करूँ उसमें आधा घंटा अपना निकल जाएगा, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं इसी में करा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पहले सेट करो दिमाग में कि चीज़ें समझ आ रही है क्या, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपनी एक छोटी सी नॉलेज चेक करेंगे। आपको आवाज़ आ रही है पीछे? आ रही। आपका नाम क्या है? मेरे को बोल रहे हैं? सर हाँ यस सर। सर थोड़ा सा ना माइक डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब आ रही है आवाज़? सर आवाज तो पहले भी आ रही है, तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है तो फिर भी रहेगा। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, इसका सस्पेंशन चालू कर दूं? ऑन का है ये, है नॉइज सप्रेशन। तो फिर क्या हो गया इसको? चलो अब देखो, अब आ रही है क्या? देखो एक बार, थोड़ा नीचे लो। टी शर्ट दूसरे अंदर। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है अब? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आवाज़ आ रहा है? ठीक। मैं एकदम डर गया। आवाज़ साफ आ रहा है क्या? ठीक ठीक है, मैं डर गया, मेरे को लगा बिग बॉस बोले ऊपर। चलो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी नॉलेज चेक कर लेते हैं जो आप लोगों की पूरी होगी एकदम। तो सबसे पहले अपन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। सारे नोट्सों में आपको लिखवाऊंगा, एकदम ढंग से लिखवाऊंगा। आपको कुछ भी यहाँ वहाँ से झाँकने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट मटेरियल होगा अपना। अगर उसके अलावा आपको कुछ भी मिलता है तो आप मेरे को बता देना, क्या करूँगा वो भी करा दूँगा, बट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चलो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अपने पास टोटल, अभी कुछ नहीं लिखना, मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ भी नहीं लिखना, पहले समझना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टोटल अपने पास 9 चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले पता है क्या है, वो आपको बताएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। वो बता के फ़ायदा क्या है? मैं आपको बोलूँ फाइनेंस को मैनेज करना इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मज़ा आया? तो ऐसे नहीं, जब पूरा कोर्स हो जाएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा थियरी में क्या चीज़ थी, वो क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको बोला, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये सारी बातें अपन क्या करेंगे सबसे एंड में करेंगे। अभी अपने को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, कुछ बेस डेवलप करेंगे, आपको भी समझ आएगा। मैं आपसे बोलूंगा बैलेंस शीट बना के दो, तो आप मेरे को बैलेंस शीट बना के दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको आता है, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा आपको आता है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा आप मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दो, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बना के दिया ना तो मैं समझूंगा आपको आता है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो मजा भी आएगा। अभी शुरुआत से अगर मैं बोलूं लिखो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या फालतू टाइम पास हो जाएगा, वो अपने को नहीं करना। आज मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ऐसा समझाऊं आपको कि आपको, आपका पहला क्लास है, डेमो क्लास है ना, तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि आदमी हमें पढ़ा सकता है। अगर मैंने आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन करा दी तो क्या उखाड़ लिया मैंने? तो ऐसी चीज कुछ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। मेरे को अगला 1 घंटा दो, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कुछ दिमाग में बातें सेट हुई या नहीं। बट मैं आपको एक बार कोर्स तो बताऊं, कोर्स क्या है। देखो पहले 2 चैप्टर जो है ना वो अपने पूरे के पूरे थियरी, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे है, फिर पैसा कहाँ से आता है, इक्विटी से आता है, प्रेफरेंस से आता है, डेट से आता है, सब बताऊंगा बट सबसे एंड में, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास 7 चैप्टर है और ये 7 चैप्टर हमारे सारे के सारे प्रैक्टिकल रहेंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं एक बैलेंस शीट दे रहा हूँ आपको, आप मेरे को इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करवाओ। आपके अकाउंट्स के हिसाब से नहीं कराना, शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं कराना, मुझे इसको टी फॉर्मेट में कराओ जो आपने पढ़ा है
सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ा है वैसे कंप्लीट कराओ। बोलो एसेट साइड में क्या आता है? पीपी। ए यार डराओ मत तुम, ये लो फिक्स एसेट। मैं कब पीपी कौन आ गया? ये यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट लिखा, मैं एक और लिख दूं फिर तुम बताओगे क्या? मैंने करंट एसेट लिखा, एक और लिखता हूं मैं फिक्टिशियस एसेट। अब मुझे बताओ, देखो स्पेलिंग गलत हो सकती है, थोड़ा जल्दी लिखते तो हो सकती है, बाकी माफ़ करना, उसके लिए हो गई होगी अभी तक एक आधी। तो मुझे बताओ एक फिक्स एसेट, एक करंट एसेट, एक फिक्टिशियस एसेट है, मुझे एक आइटम और बताओ। झूठ बोलता है वो तो करंट एसेट में आ गई। एक और बता दे फिर इसी बात पे। मैं आपका नाम भूल गया। उर्फ अपूर। अपूर बता भाई, एक नाम और बता दे कोई तगड़ा जो इसमें लिख सकूं मैं। इंटेंजिबल एसेट। आपका नाम क्या है? झूठ बोलता है तो फिक्स एसेट में आ गया। और बता, आपका नाम क्या है? उर्वशी बताओ ना एक और, ऐसे मत कर बताओ। 3। आपका नाम क्या है? माही। बताओ फटाफट। नहीं बताओगे? यही आते हैं दोस्तों, मैंने मेजर हेड बता दिए, इसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, मेजर हेड आ चुके। अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ इक्विटी, और फिर मैं इसके बाद लिख रहा हूँ डेट, फिर मैं इसके बाद लिख रहा हूँ प्रेफरेंस, फिर मैं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी। अब इसके अलावा एक आइटम और बताओ ना। प्रोविजन। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो, इक्विटी में आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस तो यहीं कहीं आ गया। और कुछ? सब आ गया ना। यही बैलेंस शीट है दोस्तों, याद करोगे मेरे साथ। फिक्स एसेट आ गई, करंट एसेट आ गई, फिक्टिशियस एसेट आ गई, और लायबिलिटी साइड में कौन आ गया? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और करंट लायबिलिटीज आ गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग हैं ना, ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, आप बता सकते हो क्या मुझे? डेट को कवर किया मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बोलते हैं इसको? अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड है तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बोलते हैं? कैपिटल है हमारा, तो कैपिटल तो इक्विटी नहीं होता क्या? चलो बात करेंगे अपन, कोई बात नहीं, मैं यही चीज़ें सारी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये समझो, इन तीन से कहाँ से पैसा उठाना चाहिए? इक्विटी से उठाऊं, प्रेफरेंस से पैसा उठाऊं? मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैसा उठाऊं कहाँ से? इक्विटी से उठाऊं, प्रेफरेंस से उठाऊं, डेट से उठाऊं? बता ना कहाँ से उठाऊं? तीनों से उठा लो। झूठ बोलता है। देखना पड़ेगा, यही तो पढ़ाना है। तो इस चैप्टर को क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल स्ट्रक्चर। कि हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो वो हमें देखना है, हमारे पूरे कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हमें देखना है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आएगा? इक्विटी आएगा, डेट आएगा और प्रेफरेंस आएगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं पैसा उठाऊं तो उठाऊं कहां से? इक्विटी से उठाऊं, डेट से उठाऊं या प्रेफरेंस से उठाऊं? ये अपन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर में। चलो, अगर मैं इक्विटी से उठाऊंगा, क्या इनको बदले में कुछ देना पड़ेगा क्या? डिविडेंड। शेयर कौन बोला? तो बोला। अच्छा, डेट को क्या देना पड़ेगा बदले में? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस को बदले में क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा ना। तो ये जो बदले में इनको प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपन, जो इनको बदले में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं, इनको बदले में कॉस्ट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉस्ट दे रहे हैं। अब इसको कौन सी रेट से बदले में दे रहे हैं? दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। कौन से चैप्टर में पढ़ा जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2 चैप्टर बोलो कौन कौन से पढ़े जाएंगे? एक कौन सा पढ़ा जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें डिसाइड किया जाएगा पैसा कहां से लिया जाए और कहां से ना लिया जाए। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या पढ़ा जाएगा? अगर इससे पैसा ले रहे हैं तो बदले में जिसको देना है वो कौन सी रेट से देना है, वो कहां पढ़ा जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा जाएगा। फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ये फिक्स एसेट है, तेरा एक ऑफिस है, पूरा नाम क्या है तेरा? राहुल। ठीक है, राहुल याद रखते हैं। तो मेरी बात सुनो, राहुल इसका नाम है, इसका एक ऑफिस है, इसके ऑफिस में बस क्या, कितने हो गए लोग? 10 हो गए। 10 लोग हैं दोस्तों। ये पता है क्या करते थे? बार बार चाय मांगते थे, और ये चाय है ना बाहर दुकान से मंगाता था। इसका ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, ये बार बार चाय दुकान से मंगाता था। अब इसको दिमाग में एक बात आई, यार क्या अगर अपन चाय की अंदर ही स्टॉल लगा दे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या?
तो अभी तक ये चाय कहाँ से मंगा रहा था इन 10 लोगों के लिए? बाहर से मंगा रहा था। सुबह भी मंगा रहा है, दोपहर में भी मंगा रहा है, शाम को भी मंगा रहा है। कुछ कुछ तो चाय के नशेड़ी है, वो 4-4 5-5 बार पी रहे, बार बार चाय मंगानी पड़ रही है, बार बार फ़ोन करना पड़ रहा है, चाय ला चाय ला चाय ला। 10-12 बालक और हैं जो कॉफ़ी पीते रहते हैं बार बार। तो इसने सोचा एक काम करते हैं, ऑफिस के अंदर ही चाय और कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। फिर इसने यहाँ पे बनानी शुरू करी। पता है दिक्कत क्या हुई? ये और ज़्यादा चाय पीना शुरू हो गए। अब बात ये है कि ये बाहर से मंगाता रहे या मशीन लगाए ऑफिस के अंदर, ये इसको डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड पता है कौन से, ये कहाँ पे डिसाइड होगा पता है तुम्हें? कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या ऐसा डिसीजन लिया जाए या ना लिया जाए? तुम्हारे पास 2 एसेट है, ये कैमरा है, एक कैमरा और है यहाँ पे, तेरे को दिख नहीं रहा, वो कैमरा लेना चाहिए, ये कैमरा लेना चाहिए। कहाँ डिसाइड करोगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर में डिसाइड करोगे। तो कौन सी फिक्स एसेट ली जाए और कौन सी फिक्स एसेट ना ली जाए, कौन से चैप्टर में डिसाइड करोगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 3 चैप्टर के नाम बोलो। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिसाइड होगा? कहाँ से कैपिटल का पैसा आना चाहिए और कहाँ से नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या डिसाइड होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये डिसाइड होगा कि किसको कितना पेमेंट करना है, उसकी एक रेट निकालनी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहाँ से पैसा उठाना चाहिए और कहाँ से पैसा नहीं, सॉरी कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट। ये बताओ ना, सुनो ना, ये जो करंट एसेट है ना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो एक चैप्टर अपने को ये भी पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल। एक चैप्टर कौन सा पढ़ना है अपने को? वर्किंग कैपिटल। 4 चैप्टर बोलो ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक और कौन सा? वर्किंग कैपिटल। एक बात बताऊं क्या मैं तुम्हें? डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? डिविडेंड पॉलिसी। तो 5 चैप्टर हो गए। कौन कौन से हो गए एक बार बताओ? क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में क्या पढ़ेंगे? इनको डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर एक बात बताऊं मैं तुम्हें। अब एक चैप्टर होता है लेवरेजेस, ये सुनो ना, लेवरेजेस होता है, ये बहुत भारी है ना, ये भारी है। इसको आसानी से उठाने के लिए क्या करूँ मैं? इसके नीचे कुछ लगा दूँ। ये पेन लगा दिया मैंने, इस पेन से उठाया तो ये आसानी से उठ गया। ये मैंने क्या किया? एक लीवर लगाई इसके नीचे। तुम्हें पता है कार, राहुल की कार पंचर हो गई और राहुल को कहा कि कार का पंचर निकाला। ये कार को यूँ उठा रहा था, इससे नहीं उठी, बट इसने क्या किया? नीचे एक जैक लगाया, उस जैक को लीवर ही तो बोलते हैं, उससे कार जल्दी उठ गई ना। सेम काम यहाँ पे भी लेवरेजेस का है। अगर आप कंपनी में डेट लगाओगे ना, अगर आप कंपनी में क्या लगाओगे? डेट, तो जो आपका इक्विटी है ना, उसकी जो अर्निंग्स है ना, उसकी जो अर्निंग्स है ना, वो तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपने क्या लगाया? डेट। और डेट लगाने से आपकी इक्विटी की अर्निंग क्या हो गई? तेज़ी से बढ़ गई। अब वो तेज़ी से कैसे बढ़ी, किस रीज़न से बढ़ी, वो सारा कौन से चैप्टर में पढ़ा जाएगा? लेवरेजेस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। लेवरेजेस किसका काम करता है? एक लिवर का, ये जो डेट है वो किसका काम करता है? एक लिवर का काम करता है, जो आपकी इक्विटी की अर्निंग को क्या करता है? एकदम तेज़ी से बढ़ा देता है। मैं आपको एक बताता हूँ, तुमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ भी है, तुमने क्लास 12th पढ़ी हुई है। क्लास 12th के अंदर तुमने सेकंड बुक फाइनेंशियल वाली पढ़ी हुई है। उसके अंदर तुमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ होगा, जिसके अंदर ऊपर राइट साइड में, अगर तुमने पूनम गांधी की बुक से पढ़ा है तो ऊपर राइट साइड में एक टेबल दी हुई होगी, जिसके अंदर EBIT लिखा हुआ होता था। और वो EBIT कभी 0 हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, कभी 200 हो रहा है। वो हो क्या रहा था? तुमने उसको याद किया, वो चैप्टर लेवरेजेस ही था। तो इसको अभी अपन समझेंगे वो था क्या। वो एक टेबल थी जो अपन एंड टाइम पे रट के जाते हैं कि वो EBIT 0 हो गया तो उससे ये हो गया, उससे ये हो गया। वो सारी चीज़ें कहाँ पढ़नी है? लेवरेजेस में पढ़नी है। ये क्या है? ये डेट का जो इम्पैक्ट है ना, किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। वो कौन से चैप्टर में पढ़ा जाता है? लेवरेजेस चैप्टर में पढ़ा जाता है। और लास्ट इन सब के अंकल, रेशो एनालिसिस। तो एक क्या पढ़ा जाएगा? रेशो, जो पूरी बैलेंस शीट को क्या करेगा? एनालाइज करके रहेगा। ये 7 चैप्टर है, छोटा सा कोर्स है। तो अब मुझे बताओ, इतना छोटा कोर्स है, किसी भी 140 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले अपने पास कौन से जगह से पैसा उठाना है, कौन से चैप्टर में पढ़ा जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। और एक बार ये कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, फिर इसके बाद अपने को कौन सी रेट से उनको वापस देना है? कौन से चैप्टर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद डिविडेंड देना है या नहीं देना? डिविडेंड पॉलिसी। कौन सी फिक्स एसेट में पैसा लगाना है, कौन से में नहीं लगाना? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। और फिर उसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से डील करेगा, वर्किंग कैपिटल। फिर मुझे बताओ डेट का इंपैक्ट ऑन इक्विटी, लेवरेजेस
और लास्ट इन सब के लिए सबके ऊपर एक चैप्टर, कौन सा, ये 7 चैप्टर कोर्स में है दोस्तों, ख़त्म। कोर्स इतना ही था, कल से छुट्टी, कल से ख़त्म, इतना ही कोर्स था दोस्तों, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, इसमें मुझे लगेगा 35 घंटे वर्किंग कैपिटल में, 35 आवर्स लगेंगे, और लगभग 35 आवर्स ही मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लगेंगे। 70 आवर्स तो हो गए। अब बहुत आसान है, सीधा सा हिसाब है, ये रेशोज़, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें लगभग मुझे सब में ये और ये सब में लगभग 18 से 20 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो लगभग आप इन तीनों को मिला के चल लो, 54 आवर्स इसमें लगेंगे मेरे को, ठीक है। तो लगभग 124 घंटे हो गए, और 124 घंटे के बाद जो टाइम बचेगा 16 घंटे, 8 घंटे इसमें और 8 घंटे इसमें, लगभग अपने 140 घंटे लगते हैं। 10-15 घंटे अपन ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि 10-15 घंटे ऊपर लग सकते हैं, तो इतना टाइम अपने को और ऊपर लग सकता है। ये अपना किसका कोर्स है, अपना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है। और जो थियोरी की क्लासेस है दोस्तों, वो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वहीं से देखनी है। बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना कि आप अभी से उसको देखना शुरू कर दो, इतने वेले आप हो नहीं, क्योंकि कोर्स बहुत भारी है। आप अभी तो पढ़ लोगे, बाद में जब आपको 6 सब्जेक्ट एकदम से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे ना सारे के सारे, तो बड़े परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके पास थियोरी पढ़ने के लिए डायरेक्ट टैक्स बहुत है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत है, आपके पास ऑडिट बहुत है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत है, लॉ के सेक्शन याद करना बहुत है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर याद करने में बिल्कुल भी इच्छुक हो गए आप। और दूसरी बात, ये आपके ऑप्शनल में आता है, तो आपको मैंने पढ़ाया है ऐसा नहीं, वो टोटल 8 आवर्स की क्लासेस है, वो आपको जब इच्छा हो तब देख लेना, बट मैं रिकमेंड करता ही नहीं उसको देखना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 नंबर की थ्योरी ऐसी आ जाएगी जो ऑप्शनल में नहीं होगी, वो 2 नंबर की थ्योरी आप वैसे भी करके आ जाओगे। जब इतना सारा पढ़ लोगे ना, तो 2 नंबर की थ्योरी तो कहीं नहीं आ जाएगी। जो प्योर क्वेश्चन आता है ना बाद में 15 नंबर का, वो लास्ट क्वेश्चन होता है, उसको ऑप्शनल में करते हैं, तो वो तो वैसे ही अटेंड नहीं करना। और ऐसा नहीं होगा कि एमसीक्यू में कोई 20-15 नंबर का तुम्हारी थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा भी कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो थ्योरी की क्लास सबसे एंड में देखोगे, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा तो। मई वालों को तो साफ मना है, देखनी है ही नहीं, ठीक है। भूल जाना ऐसा कुछ है भी ज़िंदगी में, क्योंकि नहीं हो पाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास दूसरे बहुत सब्जेक्ट है, वो पढ़ो। आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, ठीक। आपका भी मई है क्या, आप तीनों का मई है ना, आपका भी मई है, आप चारों का मई है ना। तो दोस्तों थ्योरी की क्लास भूल जाना कि ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्टेंस में भी, ठीक है। अपन इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कोर्स को, बाकी वैसे आप भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। आप लोग आराम से देखना, सितंबर है बट रिकमेंड नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा, मेरे पास रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब सुनो, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स सुनो, और ज़्यादा आसान, जिसकी हद नहीं है। एक बात बताओ ना, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई भी चीज़, तुम्हें कोई बिज़नेस चालू करने जा रहे हो, मैं एक नया बिज़नेस चालू करने जा रहा हूँ, मोबाइल बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये मोबाइल बनाने जा रहा हूँ मैं, मुझे सबसे पहले बताओ मेरे पास दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाने जा रहा हूँ मैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे पहले मेरे पास मेरा विज़न होना चाहिए, विज़न होना चाहिए। फिर मेरे पास क्या, मेरा मिशन होना चाहिए। फिर मेरे पास गोल्स होने चाहिए। फिर मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये क्या है, चारों अलग अलग है क्या, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, क्या है ये अलग अलग टाइप के नाटक। तो ये चारों अलग है दोस्तों। विजन अलग चीज़ है, मिशन अलग चीज़ है, गोल अलग चीज़ है, ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ है। एक वर्ड और होता है वैल्यूज़, ये भी अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी को बनाओगे, आपका विजन सेट होगा। अपन एक बार इन चारों को क्या कर रहे हैं, एक ही वर्ड मान के चल रहे हैं, हम एक विजन पे जा रहे हैं। हमने क्या सेट किया, विजन सेट किया। अब जब तुमने विजन सेट कर लिया ना, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी। अब तुम्हें क्या बनानी, स्ट्रैटेजीज़ बनानी। तो अब तुम क्या बनाने निकले हो, स्ट्रैटेजी। तो बोलो पहले चैप्टर में क्या सेट होगा, विजन सेट होगा। फिर तुम उसके बेसिस पे क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। अब स्ट्रैटेजीज़ ऐसे बन जाएगी, आसपास वाले लोगों को देखना पड़ेगा, तो आपको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा। तो क्या बनाने निकले हो तुम, विजन बनाया, उसकी बेसिस पे क्या बनाने निकले हो, स्ट्रैटेजी बनाने निकले हो। उसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा। और जब एक बार सब कुछ हो गया, तो उसके बाद तुम्हें अपनी इस स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कितने चैप्टर हो गए पता चला, 5। सबसे पहले विजन सेट हुआ, स्ट्रैटेजी सेट हुई, इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ा, स्ट्रैटेजी को लगा दिया। कितने चैप्टर हो गए, 5 ही कोर्स में,
ठीक है, तो एक बार 5 चैप्टर का नाम बोलना। पहला इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर विजन और डिसाइड होगा। अगला स्ट्रेटेजी डिसाइड करना, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये 5 चैप्टर है, छोटे से चैप्टर है। बस जो इसमें 5th नंबर चैप्टर है ना, उसमें टाइम लगेगा। टोटल 60 आवर्स है ना, 30 आवर्स चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, बाकी 30 आवर्स बाकी चारों चैप्टर में। तो सो ऑब्वियस सी बात है, अपन पहले कौन सा करेंगे? दोनों 30 आवर्स के। मेरे को क्या डिप्लोमेटिक आंसर मार रहा है? तो मुझे बताओ ना, दोनों 5वां चैप्टर भी 30 घंटे का है और पहले 4 भी 30 घंटे के, तो बताओ कौन सा करना चाहिए? 5वां करना चाहिए ना, बड़ा है ना भाई। वो कंप्लीट हो गया तो बचे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 5वें नंबर चैप्टर को शुरू करेंगे, बट उससे पहले अपने को 2 चैप्टर इसमें से करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है पहले वो करेंगे वो करेंगे, तो पहले 2 करने ही पड़ेंगे। पहले फर्स्ट करना पड़ेगा, 4th करना पड़ेगा, उसके बाद ही कौन सा चालू होगा? 5th चालू होगा। और फिर अपन कौन सा करेंगे? 2nd और 3rd चालू। तो ये कोर्स है। तो बोलो 7 चैप्टर एक है, 5 चैप्टर एक है, टोटल 12 चैप्टर है। और सबसे मजे की बात, सारे चैप्टर बराबर नंबर के। आपको जो इच्छा हो वो चैप्टर करना, जो इच्छा हो वो चैप्टर छोड़ के जाना, सब बराबर। ये देख 5वां चैप्टर जो है ना 10 नंबर का। ठीक है, पहला चैप्टर जो है ना वो 3 घंटे में कंप्लीट होता है, 10 नंबर का। ठीक है, उसमें पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 6 फीट का आदमी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा है। लगता तो गंदा हूँ बट पढ़ाना पड़ेगा, कोर्स है। मैं बोलूँगा लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कितना बदला लगूंगा बट लिखना तो पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें बताऊँगा लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पढ़ाना पड़ रहा है भाई, धंधा है, पैसा मिलता है। ठीक है, तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगला अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी 10 नंबर का, इंट्रोडक्शन भी 10 नंबर का, इंटरनल एनवायरनमेंट भी 10 नंबर का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी 10 नंबर का। ठीक है, और लास्ट में अपने स्ट्रेटेजीज रह गई, वो भी कितने नंबर की? 10 नंबर। सेम कहानी एफएम के साथ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 8 नंबर का, कैपिटल स्ट्रक्चर भी 8 नंबर का। ठीक है, और फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल भी 8 नंबर का, कैपिटल बजटिंग भी 8 नंबर का। सब 8-8 नंबर के चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर है? 7 × 8 कितने हो गए? 56। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी 8 का नहीं है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी 5 का है, लेवरेजेस भी 5 का है, हो गया 50 नंबर। ये सिस्टम है सीधा सा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं अपना कोर्स। उसके लिए अपने को थोड़ा सा बेसिक्स लिखना होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी लिखना होगा। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ वर्ड पूछूं, मेरे को बताओगे तुम लोग? वर्किंग कैपिटल का नाम वर्किंग कैपिटल क्यों है? डेली में जो कैपिटल यूज होती है। अच्छा, और कैपिटल एम्प्लॉय मतलब मैं ऐसा तो नहीं लिखवाऊंगा डेली का जो पैसा यूज़ होता है वर्किंग कैपिटल। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा भारी लिखवाऊंगा मैं। ठीक है अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉय हुई हुई है वो जो बिजनेस में लगी, कहीं से भी लगी हो, बस पैसा बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए। करेक्ट? कहाँ वो कहीं 3 जगह से ना। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये प्रॉपर्टी फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में कौन कौन आता है? और प्रेफरेंस भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस भी आता है। और इक्विटी में कौन कौन आता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल और कुछ? रिजर्व एंड सरप्लस आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, शेयर होल्डर फंड हो गया, नेटवर्थ क्या होता है? तो फिर नेट एसेट क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल। चलो मैं समझ गया। ठीक है, एक काम करते हैं अपन लिखते हैं शुरुआत से, तो कुछ चीज़ें लिखते हैं तो मज़ा आएगा, फिर उस पर फिर अपन बात करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले लिखो बेसिक्स। चैप्टर नंबर पता है कौन सा? बेसिक्स बताओ कौन सा होगा तुम्हारे हिसाब से? चैप्टर नंबर 1 ही होगा, तो लिखो चैप्टर 0। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 तो तब चालू होगा जब चैप्टर नंबर 0 आता होगा, और चैप्टर नंबर 0 क्या है? बेसिक्स। सबसे पहले अपन लिखेंगे एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। मुझे लगा मेरी चेयर, कैसे पता चलेगा? आवाज़ आ रहा है? तो भैया बैठे क्या? पूछ लो उनसे, आ रहा है भैया, आवाज़ आ रहा है? बच्चे से पूछो, आ रहा है आवाज़? आ रहा है, आवाज़ आ रहा है ना?
ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो लिखो भाई लोगों, बेसिक्स लिखो। सबसे पहला लिखो कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, और इसके अंदर लिखो एनालिसिस ऑफ। वो जो अभी चैप्टर के नाम बताए ना वो बाद में लिखवाऊंगा, अभी एफएम चालू नहीं हुई है, अभी अपन कुछ बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। और राहुल इसमें अपन जो करेंगे ना बैलेंस शीट, वो अपन टी शेप वाली करेंगे, ठीक है। शेड्यूल 3 में नहीं जाएंगे अपन, वो अभी अपना काम नहीं है, वो अकाउंट्स वाले टीचर आपको बताएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, करंट एसेट। मुझे बताओ ना, करंट एसेट में कौन कौन आता है? कैश आएगा, और कौन आएगा? इन्वेंट्री आएगा, और कौन आएगा? डेटर आएंगे, और कौन आएगा? ठीक है। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल में अंतर होता है क्या? बिल्स रिसीवेबल लिखोगे तुम, इतना बारी यहाँ कहाँ काम आएगा? यहाँ पे 3 ही चीज़ लिखो ना तुम, यहाँ पे लिखो कैश। जिंदगी में 3 ही चीज़ें हैं मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये BR VR BP VP मत लिखो, मज़ा नहीं आएगा ऐसे। तो कैश लिखा, स्टॉक लिखो ना। माही बता ना, स्टॉक कितने टाइप का होता है? हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ बोला, फिनिश्ड और रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अच्छा बोले तुम लोग। अभी लिखो कैश लिखा, स्टॉक लिखा, और एक और लिखो डेटर्स, ठीक है। अब वो BR BP VP सब सही है ना, बस अपने को ये 3 ही याद रखने का, ठीक है। ये तीनों को जोड़ के कौन बनेगा? करंट एसेट। और यहाँ पे आप लिखोगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का क्या मतलब होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आता है? ऐसा कोई भी खर्चा जो अभी P&L में जाने से रहा हुआ है, करेक्ट। क्योंकि P&L में जाने से रहा हुआ है तो क्या वो अपना डेबिट बैलेंस छोड़ के बैठा है? P&L में जाने से रहा हुआ है इसका मतलब डेबिट बैलेंस छोड़ के बैठा है वो। और जब वो डेबिट बैलेंस छोड़ के बैठा है, क्योंकि आपने कोई भी खर्चा किया, एक बार एंट्री बोलना, ये मोबाइल खरीदा, ये तो ये हो गया कैपिटल, फिर भी मैं बोलता हूँ मोबाइल एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हुआ क्या ज़िंदगी में, इसको मैं P&L में डालने से रह गया, तो क्या ये डेबिट बोल रहा है? अब डेबिट बोल रहा है तो इसको कहीं तो दिखाना पड़ेगा, तो ये कहाँ दिखाएगा जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो स्टिल देयर इज अ नीड टू राइट ऑफ, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? एसेट में। तो अब डेफर्ड रेवेन्यू, और मुझे नहीं पता, मैं तो सीधी सी एक बात बोलूँगा, ऐसा कोई भी आइटम जिसको P&L में जाना चाहिए था और वो P&L में नहीं गया, वो अभी तक डेबिट बैलेंस बोल रहा है, तो मैं उसको किस साइड दिखाऊंगा? एसेट साइड दिखाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या हो गया अपना, एक फिक्टिशियस एसेट हो गई, जो असली में एसेट है नहीं, बट उसको जबरदस्ती क्या माना गया है? एसेट माना गया है, ठीक है। एक तरफ बोल रहे हो खर्चा है, दूसरी तरफ बोल रहे हो एसेट है, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है, बट ठीक है, अभी उसको लिखना अभी बाकी। अच्छा चलो अब आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे और कौन आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और फिर यहाँ पे, अच्छा अब तुम जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस को खोल खोल के पढ़ोगे, इसके अंदर यह आएगा, उसके अंदर भाई कुछ नहीं है, अपना एक ही वर्ड काम का जिंदगी में, रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी जो पढ़ना है वो अकाउंट्स में खेलना है, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद आओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे कौन आएगा? डेट। और फिर यहाँ पे कौन आएगा? करंट लायबिलिटीज। राइटिंग सुंदर आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बुरी है यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब अपने को इसका एनालिसिस करना है, तो अपन इसमें सबसे पहले पता है क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी लॉन्ग टर्म पैसा बिजनेस में कहीं से भी आया हुआ है, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगली बार जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्ड कैपिटल यूज करूंगा ना, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो मैं अगली बार वर्ड बोलूंगा कैपिटल,
तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए बात। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ से आया हुआ है? डेट से भी हो सकता है, प्रेफरेंस से भी हो सकता है, और इन दोनों को मिला के इक्विटी से भी हो सकता है। तो 3 जगह से पैसा हो सकता है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। तीनों को मिला के हमेशा क्या बोला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो व्हाट यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? लॉन्ग टर्म अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखो दोस्तों, सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 क्या लिखा अपन ने? एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। इसके अंदर लिखो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होगा, उसको देखना क्या होगा। सही हो गया? सही है ना? अब तो सही है। वो आंटी तो याद नहीं आगे देखो। ठीक, चलो लिखो फटाफट। इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आपका नाम क्या है? आर्यन। फिर लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, ये फिक्टिशियस एसेट क्या है? अभी मैंने आपको बताया था वो अमाउंट जो अभी पीएनएल में जाना बाकी है, क्या ये जिंदगी में जाके लॉस क्रिएट करेगा? अभी पीएनएल जिंदगी में कभी ना कभी तो पीएनएल में जाएगा, और जब भी पीएनएल में जाएगा क्या ये पीएनएल को डेबिट करेगा? क्योंकि खर्चा क्या लिखा हुआ है? खर्चा भी अपने ऊपर क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बोलो, ऊपर लिखा हुआ है। अभी कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है, क्या वो जिंदगी में जाके क्रेडिट होगा आगे? और क्या पीएनएल डेबिट होगा? तो ये जो फिक्टिशियस एसेट है ना, एक तरीके से क्या है? फ्यूचर में जाने वाला पीएनएल का बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। तो मुझे बताओ जब पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो नेगेटिव क्या? माइनस होना चाहिए। तो माइनस कौन होगा यहाँ से? फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, यहाँ से क्या माइनस होगा? फिक्टिशियस एसेट मतलब पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस। पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस यहाँ से क्या होगा? माइनस, क्योंकि जब पॉजिटिव बैलेंस ऐड हुआ है तो नेगेटिव बैलेंस यहाँ से क्या होगा? माइनस होगा। और ये सब क्या कहलाएंगे बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएंगे। ये तुम चैट जीपीटी चलाते हो क्या? उससे पूछते बता कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। मेरा लॉगिन करूं क्या तुम्हें? मेरी हिस्ट्री में इससे पूछूं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? अपन से बेहतर नहीं बता पाएगा ये, अपन बहुत खतरनाक लोग। टाइप कैसे होगा ये बिना दांत वाला कीबोर्ड कैसा है? अच्छा ड्रॉअर में। तुम्हें क्या लगता है क्या बताएगा? मैं लिखने से पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ। फॉर्मूला तो बता ही देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अपन ने लाइबिलिटी साइड से लिखा है, ये एसेट साइड से और बता देगा। अपने को यूज़ तो करना आना चाहिए ना चैट जीपीटी। मैं इसको तुम्हें एंड तक करते करते फाइनेंस कैसा सिखा दूंगा, तुम टीचर को फ्री कर दोगे। मतलब मैं ही हूँ, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आनी चाहिए चीज़ें, मज़ा आता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है क्या और क्या बताएगा? एक वो ज़्यादा से ज़्यादा बता देगा लॉन्ग टर्म पैसा जो भी इन्वेस्टेड है। देखे, क्योंकि देखो सिर्फ अपन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछेंगे ना तो इसको एक कंपलसरी है, पूरे 1 पेज का लिखना जरूरी है, तो बहुत फेंका फड़िया करेगा ये अभी। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो मज़े ले रहा है ना। देखो क्या क्या लिखता है ये पहले तो फॉर्म इस भाई ने पहले ही बोल दिया था, ये अपना चैट जीपीटी है क्लास का, इसने पहले ही बोल दिया था क्या बताएगा? फॉर्मूला बताएगा, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अब देखो ना तुम इधर, तुम नहीं कर सकते क्या ये चीज़? यहाँ पे क्या बोला इसने? टोटल एसेट माइनस क्या किया? करंट लायबिलिटी। क्या ये अपना आप यही बच गया? फिक्टिशियस को तो गोली मारो एक बार, फिक्टिशियस तो बिना काम की चीज़ है एक बार। तो क्या इसने टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया तो बचा ना वो? ठीक है, और देखिए क्या बोला फॉर्मूला, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अपन यही तो पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पैसा आया तो 2 ही जगह से पैसा आएगा, तो ये इक्विटी से आएगा या नॉन करंट, तो इक्विटी आया, प्रेफरेंस आया, नॉन करंट लायबिलिटी आया। अच्छा, अगला बोलता है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सही बोला ना। मुझे बताओ ना, तुमने इसको अगर एसेट साइड से लाते तो कैसे लाते इसको? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लाते। तो 2 फॉर्मूले और क्या बन जाते इसके? टोटल एसेट
माइनस करंट लायबिलिटी, और चाहते तो एक इसका ये भी बना सकते थे, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या ये भी फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का ही बनता? ठीक है, तो देखो इधर ये फॉर्मूला और बना दिया। अब आगे क्या है, अब ये फेंका बढ़िया करेगा मजे लेकर एकदम। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझाने लग गया बीच में, क्योंकि इसको क्या एक पेज का लिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा पहली लाइन क्या लिखी जो अपन ने बोला था, एक बार पढ़ना पहली लाइन। इट रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा बिजनेस में आया, कहीं से भी आया हो, दैट इज नोन एज क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? जल्दी से बोलो। जो भी पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म तरीके से आया, दैट इज नोन एज क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कहाँ कहाँ से आ सकता है? शेयर से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से और डेट से। ठीक है, तो अब अपन भी इसके और फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट। ये पहला लिख लिया, अब तुम खुद बनाओ, एसेट साइड से बनाओ। अच्छा, मेन इसका मतलब यही है, मेन इसका मतलब यही है। अब इसने इतना बताया, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें एक चीज़ बताऊं, मुझे बताओ एसेट साइड से अपन बोलते हैं ना, एसेट साइड से फॉर्मूला बताओ। तुम बताओ ना एक बार एसेट साइड से फॉर्मूला। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ए बोल ना, ये फॉर्मूला कैसे बना? नहीं, ये फॉर्मूला एक लैंग्वेज में बोल। तूने यहां पे बोला लैंग्वेज में, जो भी पैसा लॉन्ग टर्म से आया, दैट इज नोन एज क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या एसेट साइड से भी तो कुछ बोलना होना चाहिए ना इसको? बता ना, तेरा नाम क्या है? इसमें सर वाला सर इंक्लूड था, शब्द ही था सीधा तेरा नाम? मतलब मैं एक बार नाम और बोल दे, बिना सर बोले शब्द ही है ना? ठीक है, फिर मैं सर शब्द मैं बोल ही नहीं पाता भाई, मेरा जन्म बीत जाता। अब शब्द याद रहेगा मुझे। अब शब्द मुझे बता, अब मुझे बता, जैसे तूने इसको लायबिलिटी साइड से बोला, जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा बिजनेस में आया हुआ है, दैट इज नोन एज क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस मुझे एक एसेट साइड से ऐसी लैंग्वेज और बोल के बता दे जिससे फॉर्मूला याद हो जाए, अगली बार ये ना बोलना पड़े ये जोड़ा ये माइनस किया। सीधे बोल, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा बिजनेस में कहां कहां लगा होगा? फिक्स एसेट में लगा होगा, करंट एसेट में लगा होगा, बट क्या करंट एसेट के लिए कुछ पैसा करंट लायबिलिटी से भी आ गया होगा? सारा कैपिटल एम्प्लॉयड से है, कुछ जुगाड़ मेरा करंट लायबिलिटी से भी हुआ होगा। तो जितना पैसा करंट लायबिलिटी से जुगाड़ हो गया ना, उसको हटा दो, बाकी सारा बचा हुआ पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड से आया है। तुम समझ रहे हो बात का? तो बोलो एसेट साइड से, अगली बार कोई बोले ना एसेट साइड से निकाल के बता, तो ये मत बोलना ये जोड़ के ये माइनस, नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा जहां जहां बिजनेस में लगा है, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी साइड से कभी भी तुम मेरे को बताओ, लायबिलिटी को क्या सोर्स ऑफ फंड भी बोलते हैं? तो लायबिलिटी साइड से जब भी बात करोगे ना, तुम पता है क्या बोलोगे? जहां से पैसा आया, तो मुझे बताओ ना पैसा कहां कहां से आया? इक्विटी से आया, प्रेफरेंस से आया, डेट से आया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर जब तुम इसको एसेट साइड से डिफाइन करोगे, तो जहां से ये पैसा लगा, अब बताओ ना कहां का लगा? फिक्स एसेट में लगा, करंट एसेट में लगा, बट क्या करंट एसेट का कुछ पैसा करंट लायबिलिटी से भी आया हुआ है? तो उस पैसे को हटा दो। तो ये हटाया है, तो जो बचा हुआ पैसा है ना, वो सारा कैपिटल एम्प्लॉयड से लगा है। तो कोई पूछे एसेट साइड में ये पैसा गया कहाँ, ये पैसा गया कहाँ दोस्तों? ये जितना भी पैसा गया कहाँ, इनमें ही तो गया है। बट क्या कुछ पैसा यहाँ से भी जुगाड़ा गया है? तो जितना पैसा यहाँ से जुगाड़ दिया उसको हटा दो, तो जो बचा हुआ पैसा लगा हुआ है सामने, वो कहाँ से आया हुआ है? इनमें से तो आया हुआ है। तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द एसेट साइड? इट इज द अमाउंट invested in fixed asset and current asset after deducting current liability, because some amount is arranged from current liability. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? amount of total asset which is not arranged from current liability is known as capital employed. ठीक है, तो बोलो liability साइड से बोलो जो भी पैसा आया, asset साइड में बोलो जो भी पैसा लगा। तो अगली बार मैं तुम्हें बोलूँगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं बहुत बारी बात बोलने जा रहा हूँ, तो बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा कहाँ कहाँ लगता है? फिक्स एसेट में, और एक बात बताऊँ, करंट एसेट में नहीं लगता। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस होने के बाद लगता है। क्या इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं? तो अगली बार मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ ना, पैसा कहाँ कहाँ लगा, तो तुम बोलोगे फिक्स एसेट में लगा और वर्किंग कैपिटल में लगा। फिक्स एसेट में लगा और, तो बोलो अगला एक और फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल। बोलो, उसने चैट जीपीटी में लिख के बताया, अपन ने इसको समझा। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है। तो अब बताओ जल्दी से, लायबिलिटी साइड से वापस से बोलो, लायबिलिटी साइड से पैसा आया कहाँ कहाँ से? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। गया कहाँ कहाँ? फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल। बात कम
कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा, अब इसकी मेरे को एक बात बताओ, इसकी एक भाषा और लिख ले अपन। यार देखो थोड़ा सा क्या है, ये मैंने लिखा है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, तुमने तो साफ लिखा है, तुमने तो ऐसा काटा पीटी नहीं मचाई ना, ठीक है, तुमने ये बराबर लिखा है, ये भी बराबर लिखा है, ये भी बराबर लिखा है। अब लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द लॉन्ग टर्म अमाउंट, capital employed is the long term amount arranged in the business। जो भी पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म के रूप में अरेंज किया गया है दैट इज नोन एज क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछूं पैसा दो जगह से आता है, बोलना। कैपिटल एम्प्लॉयड से आता है और करंट लायबिलिटी से आता है। अब मैंने शॉर्ट बोल दिया, और कैपिटल एम्प्लॉयड से आता है और करंट लायबिलिटी से, और जाता कहाँ का है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्स एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट से कुछ पैसा करंट लायबिलिटी से चला जाता है, और जो नहीं जा पाता वहाँ से तो सो ऑब्वियस ही बात है, बचा हुआ आता कहाँ से, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जाता भी कहाँ से, कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊँ शब्द, अब तुझे एक मज़ा आएगा, एक बात बताऊँ तेरे को, किसी को बताएगा तो नहीं। मुझे एक बात बता, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। जो भी पैसा अपन डेली में यूज़ करते हैं वो वर्किंग, नाम से ही पता चल रहा है, सोचना, मैं तो बोल रहा हूँ एक बात, वर्किंग का पैसा जो कैपिटल एम्प्लॉयड से जुगाड़ा गया दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, तब उसका नाम पूरा वर्किंग कैपिटल हुआ है। मैं वापस से कुछ बोल रहा हूँ, सुनना। वर्किंग का पैसा, क्या वर्किंग का पैसा करंट एसेट में है, सुनना बात को, वर्किंग का पैसा क्या करंट एसेट में है, बट करंट एसेट का पैसा दो जगह से आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड से भी आ रहा है और करंट लायबिलिटी से भी आ रहा है, अभी अपन ने पढ़ा। अब मैं इसमें से अगर करंट लायबिलिटी वाला पैसा हटा दूं तो बता बचा हुआ पैसा कहां से आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड से, तभी इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग का वो पैसा जो कैपिटल एम्प्लॉयड से आया है, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल है। समझ रहे हैं बात को। तो करंट एसेट का पैसा दो जगह से आ रहा है, कुछ पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड से आ रहा है और कुछ पैसा करंट लायबिलिटी से आ रहा है, एंड द अमाउंट विच इज अरेंज फ्रॉम द करंट लायबिलिटी एंड अमाउंट विच इज अरेंज फ्रॉम द कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट विच इज अरेंज्ड फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ रहे हो बात को। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें ये और समझ आएगा, बोलना। कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा दो जगह जाता है, फिक्स एसेट में और करंट एसेट के उस पार्ट में जो करंट लायबिलिटी से पूरा नहीं हुआ, और उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। समझ रहे हो बात को। तो अब मैं अगली डेफिनेशन अगर तुम्हें वर्किंग कैपिटल की लिखवाऊंगा तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, पहले फॉर्मूला करंट एसेट माइनस, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने का रीज़न क्या है, करंट एसेट का वो हिस्सा इसमें से हटाया गया है जो करंट लायबिलिटी से जुगाड़ हो गया है, तो जो पीछे बच गया वो कहाँ से जुगाड़ हुआ, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से, और जो पैसा कैपिटल से जुगाड़ हुआ दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हो बात को। लिखे दोस्तों, तो आ जाओ। मिटाऊं कैसे, हो गया ठीक है। इसमें कुछ और तो नहीं लिखना बाकी, लॉन्ग टर्म वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये सुनो ना, लिखो इसको। कंसेप्ट तो वही चल रहा है अपना। हेडिंग क्या चल रही थी इसके अंदर अपनी, कैपिटल एम्प्लॉय। अब लिखो हेडिंग वर्किंग कैपिटल। लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट which is arranged from, कहाँ से अरेंज हुआ है ये शब्द, which is arranged from capital employed। therefore वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट माइनस वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटी से एडजस्ट हो गया, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो जो बचा हुआ है वो कहाँ से एडजस्ट हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और वर्किंग का वो पैसा जो कैपिटल एम्प्लॉयड से हुआ है दैट इज नोन एज क्या, वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हो तुम लोग बात।
तो अगली बार कोई ये तो नहीं बोलेगा वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे बिजनेस, अगली बार क्या बोलोगे, डे टू डे बिजनेस का वो पैसा जो करंट लायबिलिटी से पूरा नहीं हुआ है, कहाँ से पूरा हुआ है, कैपिटल। अब मुझे देखो कितना सुंदर लग रहा है तुम्हें बैलेंस शीट, टोटल 5 जगह से पैसा आया है, पहले 4 इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड और लास्ट वाला करंट लायबिलिटी। इनका पैसा कहाँ जा रहा है, उधर। करंट लायबिलिटी का पैसा कहाँ जा रहा है, करंट एसेट में। तो इसका मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा है वो 2 जगह जा रहा है, फिक्स एसेट में और करंट एसेट के थोड़े से पार्ट में, और वो थोड़ा सा पार्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड याद रहेगा, ठीक है। चलो, ये क्या है, मेरे को चीज़ों को बार बार बोलने की आदत है, तो परेशान मत होना, ठीक है। मेरे को लगता है मैं 10 बार बोल चुका हूँ चीज़ को अभी तक, बट परेशान मत होना, आदत तुम्हारी भी पड़ जाएगी, ठीक है। नहीं पड़ेगी तो कोई इलाज नहीं है। अभी बोलो, ये वर्किंग कैपिटल समझ आया तुम्हें? अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय इक्विटी। एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ ना, व्हाट डू मीन बाय नेट एसेट? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, सिर्फ करंट लायबिलिटी। नेट एसेट का क्या मतलब हो गया, सारी एसेट। देखो एक बात ध्यान रखना, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस में कोई चीज़ माइनस करनी बाकी है और नेट में कोई चीज़ माइनस हो चुकी है। तो अब अपने को क्या निकालना है, नेट। और नेट निकालने के लिए कोई चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, ये बात आप हमेशा याद रखना। एक चीज़ होगी ग्रॉस, एक होगी नेट। जब भी आप कोई चीज़ नेट निकालने जाओगे तो आपको एक चीज़ उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। अब क्या माइनस करनी है, तो मेरे ख्याल से इन सबको जोड़ना तो है, ये तो बात पक्की है, क्योंकि नेट एसेट निकाल रहे तो पहले ग्रॉस एसेट तो निकालो। तो ये जो टोटल आता है दिस इज नोन एज ग्रॉस एसेट। अब इसमें से कुछ माइनस करना है, अगर हमें वो पता चल गया क्या माइनस करना है तो मज़ा आ जाएगा। इसमें से माइनस करनी होती है करंट लायबिलिटी। और मुझे बताओ, क्या ये कहीं देखा देखा लग रहा है? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हुआ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हुआ। तो मैं तुमसे एक बात और बोल सकता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड में एक चीज़ और लिखो। कैपिटल एम्प्लॉयड में जगह है तुम्हारे पास, प्लीज़ कहीं पे ये सितारा जड़ के लिखो, ऑल्सो नोन एज नेट एसेट। ये सुनो ना, नेट एसेट लिखा तो मेरे पास एक लाइन और आ गई। शब्द मैं ये और बोल सकता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा नेट एसेट में जाता है, क्योंकि नेट एसेट का मतलब ही क्या हुआ, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो पैसा जाता ही कहाँ पे, इसका कहाँ पे जाएगा, सारा का सारा नेट एसेट में जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये लिख लो आप लोग। ऑनलाइन कौन कौन बैठा है? ये आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, बोलो फटाफट। ये अपन ने वर्किंग कैपिटल और पढ़ लिया, वर्किंग कैपिटल का अपन ने मतलब पढ़ लिया। अब मेरे को बताओ इक्विटी का मतलब क्या होगा। अगला कंसेप्ट लिखो, इक्विटी। देखो जब वर्ड सिर्फ इक्विटी आएगा ना तो उसके अंदर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों होंगे, और जब वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ना तो उसके अंदर सिर्फ कौन होगा, कैपिटल होगा। तो कहीं पे भी वर्ड इक्विटी दिखाई दे तो आप समझ जाना क्या ये किसकी बात कर रहा है, कैपिटल की भी बात कर रहा है और रिजर्व एंड सब। तो लिखो इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल भी इसी के अंदर आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी के अंदर आएगा। समझ रहे हो बात को? दोनों चीज़ें आएगी इसके अंदर। और एक बात तो पक्की है, लास्ट में आपका क्या नाम है, सलोनी। सलोनी, जहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का प्लस वाला बैलेंस आया ना वो माइनस तो कर ही देना। और कौन माइनस होगा, फिक्टिशियस। ये तो भूलना ही मत, ये तो दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। जहाँ ये जाएगा वहाँ पे ये भी आएगा। अब ये मत बोलना नहीं जाते, जाते हैं दोस्तों। मेरी शादी हुई है दोस्तों, अभी हुई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल ही हुए। अब मेरे को नहीं पता मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ, बट मेरी शादी हो चुकी है दोस्तों। मेरी 21 जनवरी, कौन सा साल चल रहा है अभी, 2024, एकदम नया नया हूँ मैं, ठीक है। अभी शादी हुई है मेरी, और मैं तुमसे थोड़ा ही बड़ा हूँ। कितने साल का है राहुल तुम? 17 का है।
तो थोड़ा ही बड़ा हूँ तेरे से मैं, 21 साल का हूँ। झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। 30 साल का हूँ। 1995 का बर्थ है। जेनजी से थोड़ा सा छोटा। जेनजी 1999 में पैदा होने शुरू हो गए थे। मैं वो हूँ मिलेनियम कौन से थे वो, हाँ मिलेनियल्स वही, ठीक है। तो 13 साल बड़ा है तो मेरे छोटा है भाई। आपकी एज 20 और मेरी 30। आज तक मेरे पीछे कोई आंटी नहीं पड़ी भाई। सच्ची बता, सच्ची बात है, थोड़ी सी स्टोरी तो बता दे क्या, ये तो अपन पढ़ लेंगे। तुझ पे चिल्ला रही थी वो आंटी? आंटी चिल्ला रही थी तेरे पे? क्या क्या बेच रहे थे यार? इस लक्ष्मी नगर में तो मेरे को लगता है जियो की सिम ही बिकती है सिर्फ। बढ़िया, ऐसे इग्नोर किया कर, है ना? इग्नोर क्या करना, अगले दिन खबर छप जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तेरे से 10 साल ही बड़ा हूँ भाई। तो तू डायरेक्ट एंट्री है क्या? फाउंडेशन नहीं किया हुआ तूने? कोई बात नहीं किया, कोई बात। तुम ही हो दोनों करण अर्जुन, ठीक है। भाई दूर आकर तू, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, तो अभी बोलो इक्विटी में कौन कौन आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और माइनस कौन होगा? फिक्टिशियर। क्या रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस है तो नेगेटिव वाला क्या होगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। तो जहां रिजर्व एंड सरप्लस वहां पे कौन? फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि एक प्लस का बैलेंस है और एक किसका बैलेंस है? माइनस का। अच्छा आप सुनो ना, एक शेयर होल्डर फंड होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी होता है, ठीक है। तो ये वाला जो फंड है ना, इसको बोलते हैं अपन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो एक और चीज लिखो, ये क्या कहलाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये क्या कहलाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, तो यहाँ पे तुम्हें अगर इक्विटी दिखाई देगा तो तुम समझ जाना किसकी बात हो रही है। यहाँ पे इक्विटी, अगर सिर्फ वर्ड इक्विटी दिखाई देगा तो समझ जाना दोनों जोड़ के दिए हुए, और वर्ड अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई देगा तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस अलग है, और सिर्फ वर्ड इक्विटी दिखाई दे रहा है तो सब जोड़कर और ये वाला माइनस कर है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब लिखो शेयर होल्डर फंड, अगला वर्ड लिखो शेयर होल्डर फंड। बोलो अब शेयर होल्डर फंड में कौन आएगा? अब सारे शेयर होल्डर आ जाएंगे। अभी तक कैसे इक्विटी आ रहा था, तो अब इक्विटी भी आ जाएगा। चलो नहीं, इक्विटी का मतलब यहाँ पे कैपिटल भी आया है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आया है। तो मैं अगर वर्ड सिर्फ इक्विटी लिखूंगा तो समझ बैठेगी ये बात। तो इक्विटी प्लस अब इसमें कौन और आ जाएगा? प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस में सिर्फ कैपिटल ही होती है, इसका कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? प्रेफरेंस। तो जब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को जोड़ दोगे, दैट इज नोन एज क्या? शेयर होल्डर फंड। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपराइटर फंड। यही कौन कहलाएंगे? प्रोपराइटर फंड। तो इसका एक और नाम लिखो, प्रोपराइटर फंड। ठीक है, इसका एक और नाम लिखो, नेटवर्थ। यही लोगों की क्या नेटवर्थ, यही तो है ना। नेटवर्थ किसकी देखी जाती है? शेयर होल्डर की तो देखी जाती है। डेट की कोई नेटवर्थ थोड़ी ना होती है। नेटवर्थ देखी किसकी जाती है? शेयर होल्डर्स की। तो भले इक्विटी हो भले प्रेफरेंस हो, दोनों को जोड़ के क्या कहलाएगा? नेटवर्थ। तो अब बताओ शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, उसी का नाम प्रॉपराइटर होगा, उसी का नाम नेटवर्थ होगा। तो अब तुम जिंदगी में कंफ्यूज तो नहीं होगे कि कौन कौन से वर्ड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है, ऊपर वाले सारे करंट लायबिलिटी को छोड़कर।
अगर मैं तुम्हारे सामने क्या बोलूँगा नेटवर्थ, तो सिर्फ किसकी बात हो रही है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। मैं तुमसे बात करूँगा इक्विटी की, तो सिर्फ किसकी बात हो रही है, इक्विटी, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की। अगर मैं तुमसे बात करूँगा नेट एसेट की, तो किसकी बात हो रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड की ही बात हो रही है। अगर मैं तुमसे कहूँगा वर्किंग कैपिटल क्या है, तो तुम समझ रहे हो बात को। तो मेरा बैलेंस शीट को वो समझाने का मतलब नहीं था कि करंट एसेट क्या होता है, मेरे को क्या समझाने थे, वर्ड समझाने थे। इससे पता है ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक फार्मूला बनवाना चाहूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तुम इस फार्मूले को बना सकते हो। मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आता है। अभी तुम्हें पता है वो तीनों आते हैं, कौन तीनों, इक्विटी प्रेफरेंस डेट, तो नीचे लिखा मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ इनको देना क्या है बदले में, इनको डिविडेंड देना है, इनको इंटरेस्ट देना है। मेरे ख्याल से मैं ये बोल सकता हूँ सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचा वो इन लोगों को देना है, और सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बचता है उसको EBIT बोलते हैं। वो अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कुछ ऐसा बनता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं EBIT। अब मैं तुमसे पूछूँ इस EBIT में क्या क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब ये है पहले मैंने अपने वेरिएबल खर्चे माइनस कर दिए, मैंने फिक्स खर्चे माइनस कर दिए, मैंने कहा अब जिन्होंने मुझे पैसे दिए हुए ना वो लाइन लगा लो, उन सबको बांटता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन पैसा मांगने आया, डेट वाले, ले भाई तेरे को इंटरेस्ट दे दिया। अब मैं आगे और पैसा बांटने जा रहा था, अर्निंग बिफोर टैक्स आया, बीच में सरकार आ गई, हमें भी पैसा चाहिए तो मैंने टैक्स दे दिया। ये क्या बच गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मैंने कहा और लोग आ जाओ, किसको पैसा चाहिए, तो प्रेफरेंस वाला भाग के आया, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, मैंने इसको दे दिया प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो अब क्या बचा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब मैं इसको क्या दूंगा, ES डिविडेंड, और मेरे पास बच जाएगा कुछ पैसा, उसको मैं रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दूंगा, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बोलो सबसे पहले क्या माइनस होगा, वेरिएबल कॉस्ट। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, मैंने राहुल से पैसा उधार लिया, मैंने शब्द से पैसा उधार लिया, और मैंने आपका नाम अपूर्व से पैसा उधार लिया। मैंने 3 जनों से पैसा उधार लिया। अब मैंने एक बिज़नेस चालू किया पढ़ाने का, और ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ली, और मैं बुक्स भी देता हूँ। ये बुक है, ये मुझे फ़ीस दी इन्होंने 8,000 रुपये, और ये बुक मैंने इनको दे दी 500 रुपये की, मेरी कॉस्टिंग आती है। ये बुक मैंने इनको दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे हाथ में फ़ीस कितनी आई, 8,000 कहाँ से आई, 500 तो हाथों हाथ खर्चा हुआ ना, 7500 हाथ में आई, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन, कि ये 7,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन करके गई। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी आपके कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये बातें आएगी, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 8,000 का सामान बेचा, 500 का हाथों हाथ इसके ऊपर खर्चा हो गया, तो असली में ये मुझे कितना कंट्रीब्यूट करके देके गई, 7,500, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। अब मैं बिल्डिंग का किराया भरूंगा, 3,000 रुपये किराया भर दिया, तो अब मेरे पास कितने रुपए बच गए, 4,500 रुपये बच गए। अब 4,500 में बोलो क्या जिन लोगों से पैसा उधार लिया था क्या वो वापस लेने आएंगे, तो पहले क्या माइनस होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या माइनस होता है, फिक्स कॉस्ट, और फिर किसका नंबर लगता है, EBIT आता है। और अब जिन्होंने पैसा उधार लिया था वो बदले में रिटर्न लेंगे मेरे से। तो मुझे बताओ ये क्या लेके जाएगा, इंटरेस्ट, ये प्रेफरेंस था, तो ये क्या लेके जाएगा, PS डिविडेंड, वो क्या लेके जाएगा, ES डिविडेंड। कुछ बचा तो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से रख लूँगा। तो अब मुझे बताओ ये लेके गया ES डिविडेंड, वो लेके गया PS डिविडेंड, वो लेके गया इंटरेस्ट, तो तीनों मिला के क्या लेके गए, EBIT। अब बोलो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। टैक्स को अपन अलग से ट्रीट करेंगे, वो मैं अभी समझाऊंगा। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक एप्रोप्रिएशंस होता है, वो तो अभी बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। तू भूल जाए इधर कुछ है, ठीक है, ये समझ ले देयर इज़ नो टैक्स कल्चर, ठीक है। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ भी है भूल जा। तो अब बता EBIT किस किस के लिए बचा, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो अब मुझे बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आता है, वो तीनों। तो ऊपर जो रिटर्न आएगा, पहले तो नाम देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो फॉर्मूला तो सीधा बन गया, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे इनके रिटर्न का नाम ढूंढना है, तो इसको देना है इंटरेस्ट, इसको देना है PS डिविडेंड, इसको देना है ES डिविडेंड, क्या तीनों मिला के EBIT कहलाता है। तो ऊपर कौन आएगा, EBIT, ठीक है। ये सारे रेशोज़ के फॉर्मूले हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी वापस ROCE का फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैंने समझाया नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बताना है कि ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। अगर मैं वहीं पे तुम्हें बोलूँ रिटर्न ऑन नेट एसेट,
बोलो ना, क्या नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है? तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसी का नाम क्या हो सकता है, नेट एसेट। ठीक है, अब मैं तुमसे बहुत आसानी से पूछ सकता हूँ और तुम सवाल का आंसर दोगे मुझे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर ले लो, रिटर्न ऑन ESH, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। बताओ ना, पहले बताओ किसके रिटर्न की बात कर रहे हैं? इक्विटी के, इक्विटी के। तो नीचे कौन आएगा, इक्विटी। बोलो ना, उसको बदले में क्या दे रहे हैं? ये वाला ES डिविडेंड दे रहे हैं। अच्छा, पीछे जो रिजर्व एंड सरप्लस बच गया वो भी तो इसी का है, तो ये दोनों पैसा इसी का है ना, दोनों को मिला के क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बोलेंगे। तो फॉर्मूला बन गया रिटर्न ऑन इक्विटी का, जिसको तुम ROE बोलते थे बचपन में, ROE बोलते थे रेशोज के जब रेशोज का चैप्टर पढ़ते थे, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। अब याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, नीचे कौन आएगा, इक्विटी, तो ऊपर कौन जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब मैं तुमसे बोलूँ रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो नीचे प्रेफरेंस शेयर्स, ऊपर बोलो इसको क्या दे रहे हैं बदले में, PS डिविडेंड दे रहे हैं, तो ऊपर कौन आएगा, PS डिविडेंड। तो फॉर्मूला याद थोड़ी ना करने, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके ऐसे ही बताता जाऊंगा। तो अब तुम समझ रहे हो बैलेंस शीट का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। जब तक ये वर्ड ही ध्यान नहीं होंगे, मैं तुम्हारे सामने बीन बजाता रहूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है आदमी। बट अभी मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोला, तो तुम्हें पता है अगर नीचे 3 जनों का पैसा है तो ऊपर रिटर्न भी 3 जनों का होगा। समझ रहे हो बात को, नीचे 1 जने का पैसा है तो ऊपर 1 जने का पैसा होगा, नीचे किसी और का पैसा है तो ऊपर किसी और का पैसा होगा। समझ रहे हो तुम बात को। तो ये अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। और अब तुम देखो, जब तुम्हें इतनी बात कर ली तो तुम्हें ये भी बात समझ आई होगी। सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ो, अपन ने पढ़ा था, पूछा था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो पढ़ो क्या बोलता है, द बेस इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यही तो यूज किया अपन ने, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में मदद करेगा, तो ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपना ये बैलेंस शीट का एनालिसिस खत्म होता है। अब अपन किसका करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो अब अपना आएगा कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, क्या था अपना, बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। अब कंसेप्ट नंबर सेकंड लिखो, कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर सेकंड, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरी बात सुनना, मेरी ज़िंदगी में ट्रेडिंग और P&L एक ही है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग में अलग नहीं, P&L में अलग नहीं, जो चलेगा मेरा साथ ही चलेगा। मैं उसमें 2 ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा तो देख के घबराना मत कि ये तो ट्रेडिंग में आता है, सर आपने P&L में कैसे लिख दिया। P&L मतलब P&L मेरा, ठीक है। तो इसको ट्रेडिंग एंड P&L एक ही बात है। तो अब जल्दी से बताओ इसमें क्या क्या आता है P&L में। क्या बाय में सेल्स आती है, और कौन आता है, 2 में ओपनिंग आता है, बाय में क्लोजिंग आता है, 2 में परचेजेज आती है, बात ही खत्म कर दी। 2 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो बाय में सेल्स आई, 2 में कौन आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, और कौन बच गया बोलो, 2 जीपड़ बच गया, 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। फिर मैंने बोला अगर कहीं पे भी तुम्हें ग्रॉस दिखाई दे तो समझ जाना कुछ माइनस होना बाकी है, तो नीचे वाले सारे आइटम माइनस होने बाकी है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये टोटल हो गया, और मैं बाय में क्या लिखूंगा, GP। तो बोलो बाय सेल्स 2 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कौन बचेगा, 2 GP, बाय में कौन आ जाएगा, GP। अब मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ, 2 एडमिन, 2 सेलिंग, 2 इंटरेस्ट, 2 टैक्स और 2 नेट प्रॉफिट। अब सुनना बात को, इसको अपन समझते हैं। मैं तुमसे खूब सारी बातें पूछता हूँ, मुझे बताओ व्हाट यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से जब GP कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो GP आएगा। इसका मतलब क्या है, GP का मतलब क्या है, मतलब एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, अगली बार कोई GP बोले तो फॉर्मूला ना निकले, उसका मतलब निकले। बताओ उसका क्या मतलब है। इस सेल्स में से सिर्फ वही खर्चे माइनस होंगे जो उन गुड्स को बेचने के लिए कॉस्ट आई, उन गुड्स को क्या जो बेचे उनकी जो कॉस्ट आई, बनाने की जो कॉस्ट आई, उसी को सिर्फ माइनस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तक सामान बेचा नहीं गया, अभी तक सिर्फ क्या माइनस किया गया है। ये फ़ोन है दोस्तों, ये फ़ोन मान लो मैंने 10,000 का बेचा, ठीक है,
10,000 का बेचा और 2,000 में बनाया था, तो बताओ 8,000 मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तक बेचा नहीं है, अभी तक इसको बनाने की कॉस्ट माइनस की, तो जब तक बनाने की कॉस्ट माइनस होगी तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये कौन कौन माइनस हुए, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट। क्या ये मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए? तो मेरी बात सुनना, जब मैं इसमें से एडमिन और सेलिंग माइनस करूंगा ना, तो ये मैंने बेचने के खर्चे माइनस कर दिए। अभी तक कौन से खर्चे माइनस हुए थे, बनाने के खर्चे माइनस करोगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। साथ में बेचने के खर्चे और माइनस कर दोगे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आएगा, याद रखना पूरे P&L में 3 हिस्से होते हैं, बनाने तक के खर्चे माइनस, बनाने के साथ बेचने के खर्चे माइनस, और तीसरा ना बनाने से रिलेटेड है ना बेचने से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, तो आएगा नेट प्रॉफिट। तो बोलो होल P&L इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, GP, OP, NP। व्हाट डू यू मीन बाय GP? Expenses till manufacturing is deducted, then it is known as gross profit. Expenses till selling is deducted, then it is known as operating profit. Extra expenses for the purpose of business is deducted, is known as क्या, net profit। ठीक है, तो बोलो whole P&L is divided into 3 parts। अच्छा अब मुझे बताओ, बोलो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत भारी बात मैं को रिलेट करने जा रहा हूँ। बोलो सेल्स माइनस, चलो इसको बाद में करेंगे वरना उलझ जाओगे, अभी इसको अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आई अभी। अच्छा, तो अभी मैं तुम्हें GP लिखवाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगी, OP लिखवाऊंगा तो समझ आएगी, NP लिखवाऊंगा तो समझ आएगी। अच्छा अब मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बेचने के खर्चे, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोनों में अंतर होता है, तुम्हें ये पता है? एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। मुझे बताओ ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? अगर इन दोनों को लेंगे ना सिर्फ, तो ये क्या लाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट इसके साथ जब आप COGS को भी ले लोगे ना, क्योंकि COGS भी है तो ऑपरेटिंग, तो जब दोनों को ले लोगे तो वो क्या लाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंटेन ओनली एडमिन एंड सेलिंग, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंटेन्स एडमिन, सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ रहे हो बात को? तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता होगा? तो सेल्स में से क्या माइनस करूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तब कौन आता होगा, बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को? तो मुझे बताओ अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो मुझे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? क्या COGS भी माइनस करना पड़ेगा सेल्स में से, और क्या मुझे एडमिन भी माइनस करना पड़ेगा, और क्या मुझे सेलिंग भी माइनस करना पड़ेगा, और इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 2 वर्ड आते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक क्या आता है, ऑपरेटिंग। तो मैं तुमसे पूछूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन आता है, एडमिन एंड सेलिंग, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन आता है, एडमिन, सेलिंग एंड COGS। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो अब तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय GP, व्हाट डू यू मीन बाय OP, व्हाट डू यू मीन बाय NP। तो अगर मैं GP की बात करूं तो सेल्स माइनस COGS होगा सिर्फ, ऑपरेटिंग की बात करूं सेल्स में से COGS भी माइनस होगा और माइनस एडमिन एंड सेलिंग भी होगा, और अगर मैं NP की बात करूं तो सेल्स में से COGS भी जाएगा, एडमिन भी जाएगा, सेलिंग भी जाएगा, और साथ में फाइनेंस एक्सपेंसेस भी जाएंगे। और फाइनेंस एक्सपेंसेस कौन है यहाँ पे, इंटरेस्ट है। तो ये तीनों आ गए, समझ रहे हो बात को? तो पूरी P&L 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ सेल्स में से अगर मैं तुमसे कहूं मेरे को तुम दो, सेल्स अगर 100 है, सेल्स अगर कितनी है 100, और GP अगर COGS अगर 80 है, तो GP कितना है 20। क्या इनके बीच में रिलेशन दिख रहा है? अगर एक 80% है तो दूसरा कितना परसेंट है, 20%। सेम यहाँ पे दिखेगा, अगर सेल्स 100 है और ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 है, तो बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या 20 है? क्या इनके बीच में भी सेम रिलेशन है? समझ रहे हो बात को? ये बाय चांस फिगर सेम हो गए, तुम इसको 90 मान लो और ये 10 आ गया, तो मुझे बताओ
क्या एक और रिलेशन पता चल गया? जैसे इनके बीच में रिलेशन है, क्या वैसे इनके बीच में भी रिलेशन है? तो मैं अगली बार बोलूँगा अगर सेल्स 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट 90, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 10। क्या ये भी बात आप लोगों को याद रहेगी? एक और रिलेशन आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? कुछ पूछ रहे हो? नेट प्रॉफिट में अभी फाइनेंस एक्सपेंस और माइनस होंगे। अभी सिर्फ क्या माइनस हुआ है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट में सिर्फ कौन आएगा? COGS प्लस एडमिन एंड सेलिंग। फाइनेंस एक्सपेंसेस अभी भी आने बाकी। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने एक चीज़ रखी थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। इसके बाद कौन आया था? मुझे बताओ ये EBIT कौन है? ऊपर वाले सारे इतने सारे नाम मैंने तुम्हें बताए, इनमें से कौन है ये? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अब इंटरेस्ट माइनस होना बाकी है ना, और इंटरेस्ट माइनस होने से पहले क्या सारे वेरिएबल माइनस हो गए, सारे फिक्स माइनस हो गए। तो दिस वेरिएबल एंड फिक्स कंटेन्स सेलिंग, एडमिन, COGS सब आ गया इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या ये दोनों मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहला सकती है? तो ये जो पीछे बचेगा क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ रहे हो बात को? क्या ऊपर EBIT आया था? EBIT की जगह क्या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रख सकते हैं? तुम समझ रहे हो बात को? तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला कहीं से भी बनाओ अपने को याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछूं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कोई भी इसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलोगे इसको ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को? क्योंकि मेरी बात सुनो, सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो ये भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा कौन होगा। क्या ये एडमिन भी वेरिएबल हो सकती है? क्या सेलिंग भी वेरिएबल हो सकती है? तो अगर मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बोलता हूं ना शब्द, तो हो सकता है उसमें से COGS भी माइनस हुआ हो सकता है उसमें से एडमिन भी कुछ पार्ट माइनस हुआ हो सकता है उसमें से सेलिंग भी कुछ माइनस हुआ, कुछ भी माइनस हो सकता है ना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से मैं फिक्स माइनस करूंगा, तो अब मुझे बताओ क्या एडमिन का थोड़ा सा पार्ट और माइनस हो गया, सेलिंग का थोड़ा सा और पार्ट माइनस हो गया, कुछ वेरिएबल के साथ हो गया था, कुछ इसके साथ हो गया। क्या COGS भी माइनस हो गया? तो पीछे अपना आप कौन बच गया बोलो? EBIT विच इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगली बार कोई बोले EBIT का एक और नाम, तुम क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब तुम समझदार हो। अब मुझे बताओ EBIT में से अगर अपूर्व मैं इंटरेस्ट और माइनस कर दूं, क्या अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा? एक बार भूल जा टैक्स है, क्या इसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा? बता, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को? क्या सिर्फ इंटरेस्ट माइनस होना बाकी था, अब मैंने यहाँ से इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, क्या ये नेट प्रॉफिट बच गया? तो तुम समझ रहे हो अर्निंग आफ्टर टैक्स का एक और नाम क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ आ गई? EBIT इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बात समझ आ गई। अब इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ, क्या अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा? और मैं कह रहा हूँ टैक्स नहीं है मान लो, तो यही अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। तो अब बताओ क्या सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करना बाकी था? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स का एक और नाम क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो जो वो तीन चीज़ें वहाँ पे आई थी ना, GP, OP, NP, वही सेम चीज़ किस में भी आती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। क्या यहाँ पे EBIT आया? दिस इज OP। दिस बोथ आर नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, माइनस क्या करूँगा? इंटरेस्ट, दिस इज फाइनेंस कॉस्ट। अब क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करूँगा, कौन आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, दिस इज नोन एज नेट प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को? अब ये जो अपन बना रहे हैं बार बार, ये इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और ऊपर वाला होता है P&L। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है P&L और एक होता है इनकम। अभी अपन क्या सीख रहे हैं? P&L। तो अब बोलो P&L में मैं तुम्हें क्या क्या लिखवाने वाला हूँ? मैं तुम्हें P&L में GP का मतलब लिखवाने वाला हूँ,
ओपी का मतलब लिखवाने वाला हूँ, एनपी का मतलब लिखवाने वाला हूँ, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब लिखवाने वाला हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब लिखवाने वाला हूँ, सीओजीएस का मतलब लिखवाने वाला हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब लिखवाने वाला हूँ। जब सब लिख देंगे ना तो अपना P&L भी कंप्लीट होगा। ठीक है, और तुम खुद सोचो कितना आसान काम हो जाएगा अगर मैं तुमसे पूछूं जीपी रेशो। देखो तुम खुद सोचो, तुम पहले रेशो याद करते थे और एग्जाम से 10 मिनट पहले तुम अपनी बुक खोल के याद करके जाते थे। मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स, यहाँ पे मैंने लिखा जीपी, यहाँ पे मैंने लिखा सीओजीएस। क्या ये तो फॉर्मेट आप सबको याद हो गया? यहाँ पे मैंने लिखा बाय जीपी, मैंने यहाँ पे लिखा टू एडमिन, यहाँ पे लिखा टू सेलिंग, यहाँ पे मैंने लिखा टू इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा, एक बार भूल जाओ टैक्स है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। खत्म हो गई बात। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कुछ रेशोज ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्स पे निकलते हैं, जैसे कि जीपी रेशो। फॉर्मूला बोलना एक बार जीपी रेशो का, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। इसका क्या मतलब हो गया, सेल्स में से जीपी कितना परसेंट है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये रेशो ऐसा क्यों बना बाद में बताऊंगा, बट जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब मैं तुमसे कहूँ सीओजीएस का परसेंटेज निकालो, सीओजीएस अपॉन सेल्स इंटू 100। मैं तुमसे कहूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का परसेंटेज निकालो, सही बोलना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, क्या ये दो है, तो फॉर्मूला क्या बना, एडमिन प्लस सेलिंग डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। मैं तुमसे कहूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकालो, सीओजीएस प्लस एडमिन प्लस सेलिंग डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। मैं तुमसे कहूंगा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। मैं तुमसे कहूंगा फाइनेंस एक्सपेंस का रेशो निकालो, फाइनेंस एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर मैं तुमसे कहूंगा लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का निकालो, तो कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस एडमिन माइनस सेलिंग डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। या ये भी बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। दीज आर द रेशोज विच इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स। ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है बेस्ड ऑन क्या, सेल्स। खत्म हो गए, 6 रेशो थे, 6 बोल गए तुम। अब तुम रेशो बना सकते हो, अब इसमें कोई याद थोड़ी ना करना है। मैं तुमसे एकदम से बोलूँगा बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो फॉर्मूला, तुम क्या बोलोगे, ओपी अपॉन सेल्स। ओपी आता कैसे है, सेल्स माइनस ओसी। ओसी कैसे आता है, सीओजीएस सेलिंग एडमिन। समझ रहे हो बात को। मैं तुमसे कहूँगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो बोलो, ओसी अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन कौन आता है, सीओजीएस भी आता है, सेलिंग भी आता है और एडमिन भी आता है। समझ रहे हो बात को। तो आ जाओ फटाफट इसको अपन नोट डाउन करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपन ने इसको कंसाइज रखा है, वो भी आ सकती है, अगर वो आएगी तो फिर उसका भी एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अगर तुम मान ले यहाँ पे तेरे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है तो फिर हमें उसका भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अपने फाइनेंस में इतनी दूर तक बातें नहीं है, वो तेरी सारी अकाउंट्स में आएगी। ठीक है, अपने को इसको उतना ही यूज़ लेना है जितना अपने काम आएगा। बाकी तो बिल्कुल सही कह रहा, आती है वो चीज़ें भी। ठीक है, तो आ जाओ अपन फटाफट लिखते हैं। पहला, अभी अपन ने P&L बनाया हुआ है क्या, बनाया भी नहीं है P&L, नहीं बनाया तो बना देते हैं। आ जाओ फटाफट लिखो, क्या लिखोगे, बाय सेल्स, 2 में लिखो सीओजीएस, कौन आएगा 2 में, जीपी, बाय में कौन आएगा, जीपी, फिर 2 में कौन आएगा, एडमिन, 2 में कौन आएगा, सेलिंग, और 2 में कौन आएगा, 2 में अपने आएगा इंटरेस्ट, 2 में कौन आएगा, टैक्स, और लास्ट में हमारे पास 2 में क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट, और लास्ट में फिर फाइनली हमारे पास क्या बचने वाला है, ये बच गया। अब इसके बाद लिखो, अब अपने को इसमें से वर्ड निकालने कौन कौन से वर्ड अपने काम के हैं। ठीक है, पहले ये बना लो आप लोग, जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर अपन इसमें लिखते हैं। टैक्स भी यहीं पे मायने, वो मैं बस समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार अपन बेसिक क्लियर कर ले, फिर टैक्स के तो मैं तुम्हें 2-2 पेज के एडजस्टमेंट लिखवा दूंगा, वो कुछ नहीं रहेगा। अभी तो पहली क्लास है ना, ऐसे तो परेशान हो जाओगे तुम, सारे चिट्ठे खोल दिए तो। बनाया आप लोगों ने,
बहुत बढ़िया। चलो अब अपन वर्ड लिखना शुरू करते हैं। बोलो सबसे पहला कौन सा लिखे? ग्रॉस प्रॉफिट लिखे? तो लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। ये सुनो ना, मैं तुम्हें चैट जीपीटी से पढ़वाना चाहता हूँ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये क्या बताएगा? यही तो बताएगा कि बनाने के खर्चे माइनस कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले को बिखेर के बता देगा। अपन तो छोटा ही लिखेंगे फॉर्मूला, सेल्स माइनस COGS। ये ऐसे परेशान मत होना ये ओपनिंग नाटक करे तो, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता बट तुम मेरी चैट देखोगे डर जाओगे तुम लोग। ये देखो ना, इतना नाटक कर रहा है। कुल मिला के फॉर्मूला तो वही बना, इससे भी सेल्स की जगह वर्ड रेवेन्यू यूज़ कर लिया, माइनस क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया। ऊपर देखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द प्रॉफिट कंपनी मेक्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अपन ने भी ये पढ़ा था, बनाने तक के खर्चे माइनस करो तो GP आएगा, उसके बाद बेचने के खर्चे और माइनस करो तो OP आएगा, और उसके बाद फाइनेंस के खर्चे और माइनस करो तो NP आएगा, ठीक है। तो अपन बहुत भारी आदमी है दोस्तों, वेट वाइज नहीं वैसे भी बहुत भारी आदमी है। तो अपन एक कदम आ गया चैट जीपीटी से। अभी इसने इतना समझाया तो मेरे ईगो हर्ट होता है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा ना, तो मैं भी समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो फटाफट लिखो इसको। अभी अपन इसको लिखेंगे। देखो इंग्लिश ऐसी नहीं लिख सकता मैं, नो डाउट, बट समझा तो इसे बेटर सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हाथ थोड़ा सा तंग है दोस्तों। देखो इंग्लिश, मैं क्या मारवाड़ी आदमी हूँ, मुझे मारवाड़ी आती है जितनी बुलवानी है। मैं पहले राजस्थान से था, तो राजस्थान की मेरे को मारवाड़ी आती है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आती है, लिखनी नहीं आती। लिखने में सिर्फ नाम लिखना आता है, और वो भी इसलिए लिखना आता है क्योंकि अरे भाई बन जा, बस इतना ही लिखना आता है मेरे को, क्योंकि ये भी टीवी पे बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं दिल्ली आया, तो फिर मैंने यहाँ पे हरियाणवी सीखी। दिल्ली में हरियाणवी, दिल्ली में उसका रीज़न है। एक बार क्या हुआ था, मैं ना यहाँ से यूँ जा रहा था, ये सामने पुल था, रबड़ से पुल नहीं बनता क्या, ये पुल था, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़िट लेन थी, और ये पुल चढ़ना था, तो मेरे को एग्ज़िट लेन में जाना था, और यहाँ पे एक गली थी, यहाँ पे मैं जा रहा था, मेरे को एग्ज़िट लेन लेनी थी। वहाँ से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी मेरी कार में, और मैं किसी को जानता नहीं था। फिर उधर से 4 बंदे उतरे, मेरे को लगा आज से मार मार के भूत बना देंगे, और उतरते हरियाणवी बोले। तो उस दिन से सबसे पहले कसम खाई हरियाणवी सीखनी है, तो थोड़ी हरियाणवी सीखने की कोशिश करी, बट सीखी अभी तक नहीं गई, बट ठीक है। फिर मैंने ऐसा, उन्होंने मेरे को लगा कूटेंगे, मैंने उतरते बोला भाई, गलती उनकी थी, बट फिर भी मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। मैंने उतरते बोला जो भी नुकसान हुआ है ना इंश्योरेंस देगी भाई, लड़ना क्यों है। तो कहते हैं तू तो जोरदार आदमी, लड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्यों करनी लड़ाई भाई, जब मेरी नई गाड़ी है, तेरी भी नई गाड़ी है, किसी से इंश्योरेंस उठ जाएगा। तो वहीं पे बात सलटाई, बट घर जाती मैंने सबसे पहले हरियाणवी सीखनी शुरू करी। फिर मुझे बाद में पता चला कि मुश्किल है थोड़ी सी। फिर अब क्या हो रहा है, मेरे को हिंदी भी आधी आती है, हरियाणवी भी आधी आती है, इंग्लिश भी आधी आती है, मारवाड़ी भी आधी आती है। दिक्कत ये पूरा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब अपन सिर्फ नॉर्मल बात कर सकते हैं, इतना मेरे को आता है। अभी कोई हरियाणवी बोलेगा तो समझ आएगी, ठीक है, कि वो गाली दे रहा है नहीं दे रहा, इतना समझ आएगा, ठीक है। हिंदी कोई बोलेगा तो समझ पूरी आएगी, लिखनी नहीं आएगी। इंग्लिश में समझ पूरी आएगी, लिखनी भी आएगी, बट बोलनी नहीं आएगी। मजाक करो, बोल लेता हूँ मैं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है। और लास्ट मारवाड़ी में क्या, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी मैं बोलूँगा तो, ठीक है। तो अभी क्या सब बीच का मामला है, तो अभी तो अपन क्या व्हाट्सएप वाली बातें करें तो वही ज़्यादा सही है। व्हाट्सएप वाली टॉक है तो इंग्लिश, अब अपने पास एक बीच का जुगाड़ है इंग्लिश वाला, तो अभी अपन इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, ठीक है। और यही करेंगे अपन, कोई डरने की बात नहीं। तो आ जाओ, सबसे पहले लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो ग्रॉस प्रॉफिट में इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्शन expenses. It is the amount of profit arrived after क्या, डिडक्टिंग प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। समझ रहे हो बात को?
थोड़ी तो बेटर लिखी अपन ने, मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आती है, मजाक कर रहा हूँ मैं, सारी सीख रहा हूँ मैं। और तुम्हें पता है थोड़े टाइम में मैं दिल्ली भी छोड़ दूँगा, फिर मैं जाऊँगा महाराष्ट्र, वहाँ सीखूँगा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज। से तुम्हें मजाक लगे? लास्ट बैच है तुम्हारा, छोड़ के चला जाऊँगा। पॉल्यूशन बहुत है, मेरा गला जलता है यहाँ पे। कल मैं सांस ले रहा था, सांस आ ही नहीं रही थी मुझे, फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, आ गई सांस। माफ़ करना दोस्तों, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखो पहले। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन आता है दोस्तों? एडमिन एंड सेलिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखो, बोलो इसके साथ किसको और जोड़ दे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो एडमिन और सेलिंग के साथ किसको जोड़ दो? अपूर्व। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब मुझे बताए, एक जीपी लिखा, जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा। अब यहीं पे तू अगला प्रॉफिट निकालना जाए तो जीपी के बाद ओपी, ओपी कैसे निकालेगा बता? सेल्स में से क्या माइनस करेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेगा, तो कौन आएगा? ओपी। और ये ओपी इज ऑल्सो नोन एज ईबीआईटी, इसलिए मैंने इतनी कथा करी वो, जिसे मैं यहाँ पे लिखवा सकूँ कि उसका एक और नाम क्या है? ईबीआईटी भी। अच्छा मैं एक बात पूछूँ क्या, एडमिन और सेलिंग वेरिएबल है या फिक्स्ड? कुछ भी हो सकता है दोस्त। अगर आप सैलरी पर आवर के बेसिस पे दे रहे हो तो वेरिएबल, आप उसको परमानेंट दे रहे हो तो फिक्स्ड, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है और फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फिक्स्ड ही हो या वेरिएबल ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद लिखो इंटरेस्ट। बोलना इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्सपेंस। और फिर उसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या होगा? सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस हो गया पूर्व, और फाइनेंस एक्सपेंस भी माइनस होंगे। तो बता कौन आएगा तेरे पास? नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अब सारे वर्ड तुम्हें ध्यान है। अब मैं तुम्हारे सामने ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलूँ तो भी तुम्हें समझ आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलूँ तो भी समझ आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलूँ तो भी समझ आ रहा है, नेट प्रॉफिट बोलूँ, जीपी बोलूँ, क्या सारी बातें तुम्हें समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा बस इतना याद रखना, एडमिन और सेलिंग वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन बनाएंगे कंसेप्ट नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट। ये क्या बना अपना? प्रॉफिट एंड लॉस। अब अपन क्या बनाने जा रहे हैं कंसेप्ट नंबर 3 में? इनकम स्टेटमेंट। एक काम करोगे क्या, घर जाके मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर लोगे? है तुम्हारी लिंक्डइन पे आईडी? इंस्टा पे है तुम्हारी? इंस्टा पे कर लोगे? नाम बता दूँ मैं तुम्हें अपना? ऐसे फॉलोवर्स बढ़ते हैं ना, खुशी होती। मैं भी वापस कर दूंगा तुम्हें, ऐसी बात नहीं। तो निपुण मोदी नाम से हो सकता है तुम्हें मेरी शक्ल पहचान में ना आए उसमें, क्योंकि देखो आदमी इंस्टाग्राम पे बढ़िया डालता है, अभी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ा सा सेट होगा सब कुछ मामला, ठीक है। तो याद से कर लेना, थैंक यू। अच्छा अब सुनो ना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। लिखो सेल्स माइनस क्या करोगे? अपूर्व वेरिएबल कॉस्ट। अपूर्व एक बात ध्यान रखिएगा, इस वेरिएबल कॉस्ट में एडमिन भी आ सकता है, सेलिंग भी आ सकता है, सीओजीएस भी आ सकता है। तो इसका नाम कभी भी जीपी नहीं होगा, क्योंकि जीपी के लिए सिर्फ सीओजीएस माइनस होना चाहिए। और मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ वेरिएबल, तो उसमें एडमिन भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है, सीओजीएस तो है ही, क्योंकि सीओजीएस तो वेरिएबल होता ही है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, इसलिए तो मैंने ऊपर लिखा कि एडमिन और सेलिंग क्या हो सकते हैं? वेरिएबल भी हो सकते हैं ना वेरिएबल। तो जब मैं यहाँ पे वेरिएबल माइनस कर रहा हूँ तो बताना कौन माइनस हुआ यहाँ से। अगर ये सिर्फ सीओजीएस माइनस होता तो इसका नाम जीपी होता, बट सिर्फ सीओजीएस थोड़ी ना माइनस हुआ है। क्या यहाँ पे एडमिन भी माइनस हुआ होगा? क्या यहाँ पे सेलिंग भी माइनस हुआ होगा? हमें नहीं पता, इसलिए इसका नाम सिर्फ क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको ब्रैकेट से काट दो, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कौन आएगा? बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस
फिक्स्ड। अब बताओ ना, फिक्स कॉस्ट के नाम पे कौन माइनस होगा? क्या फिर से एडमिन माइनस हुआ होगा? फिर से सेलिंग माइनस हुआ होगा? क्योंकि कुछ एडमिन का पार्ट वेरिएबल था तो कुछ फिक्स भी होगा, तो फिक्स कॉस्ट भी माइनस हुई। तो अब फाइनली मुझे अब ये पता है, अगर इन दोनों को मिला लूँ तो सोनाली, अगर इन दोनों को मिला लूँ तो अब मैं ये बोल सकता हूँ इसमें COGS भी गया, एडमिन भी गया, सेलिंग भी गया, तो ये बोल दूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी गई। और जब ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी जाती है तो बोलो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है? तो क्या ये EBIT ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम है? तो बोलो क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज क्या? EBIT, विच इज ऑल्सो नोन एज क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को? अब EBIT, अब बोलो वेरिएबल गई, फिक्स गई, अब लाइन लगा लो जिसको पैसा चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा? डेट वाला आएगा, मेरा ब्याज दे भाई, तो सबसे पहले क्या दूंगा मैं इसको? इंटरेस्ट। तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स कितना हो चुका है? चालू हो गया है डायरेक्ट टैक्स? कौन कौन से चैप्टर हो गए? स्टार्ट ही हुआ है। PGBP तो नहीं हुआ ना अभी? PGBP इंट्रोड्यूस हो गया था। क्या होता है PGBP में? मतलब वो खर्चे जो होते हैं वो दिखा के अपन बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा कुछ बताया हुआ है आप लोगों को? चलो वो आएगा तभी पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मेरे काम आएगा थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे टैक्स वाले सर ही बताएंगे। मेरे को एकदम 5 मिनट का पार्ट चाहिए उसका, मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो डिटेल में पढ़ोगे आप बाद में पढ़ना, ठीक है? क्योंकि अभी काम आएगा ना। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे कौन माइनस होने वाला है? टैक्स। तो अब बात ये है टैक्स यहीं पे क्यों माइनस हो रहा है, कहीं और माइनस क्यों नहीं हो रहा, वो मेरे को बताने के लिए थोड़ा सा PGBP का चैप्टर समझाना पड़ेगा। 5 मिनट से ऊपर नहीं समझाऊंगा, वो तुम्हारे यहाँ पे कम से कम 30 घंटे चलेगा, मैं सिर्फ 5 मिनट का समझाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी घंटे चल, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे आइडिया दे रहा हूँ भाई, 25 चले, 20 चले, 30 चले, जो भी वो सर की इच्छा, ठीक है? तो ये क्या आया? EBT आया, टैक्स माइनस किया तो क्या आया यहाँ पे? तो अपूर्ण इंटरेस्ट भी गया, टैक्स भी गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गई, सब गया, तो जो बचा वो क्या बचा? नेट प्रॉफिट बचा। तो इसका एक और नाम क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। आगे बढ़े। अब इसमें से क्या माइनस करूं मैं? PS डिविडेंड, क्योंकि अब उसका नंबर लगेगा। सब पैसा मांगने आ रहे हैं, पैसा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब क्या बचेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब इक्विटी को दे दो तो ES डिविडेंड, और ES डिविडेंड देते ही कुछ पैसा बिजनेस में बचेगा, रख लेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कंसेप्ट नंबर 3 चल रहा है अपना, ठीक है? कंसेप्ट नंबर 3 क्या अपना? इनकम स्टेटमेंट। अब बोलो क्या रिटेन अर्निंग्स बच गया? ये भी किसका पैसा है? ये भी है तो इक्विटी का ही पैसा। तो जो उनको डिविडेंड दिया वो भी इक्विटी का, ये भी किसका? इक्विटी का। दोनों पैसे है तो किसके? इक्विटी के ही। तो ये बोल सकते हो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी पूरा इक्विटी का ही पैसा है। अब मैं तुमसे एक फॉर्मूला बनवाऊँ मैं तुमसे, ऐसे ही कोशिश करते हैं अपन। अभी इसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। अभी मैं तुम्हें लिखवाऊंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर मैं तुम्हें लिखवाऊंगा EBIT क्या होता है, फिर मैं तुम्हें लिखवाऊंगा EBT क्या होता है, EAT क्या होता है, सब लिखवाऊंगा। मैं एक नॉर्मल तुमसे फॉर्मूला बनवा रहा हूँ जो शायद तुम्हें अजीब सा लगता हो बचपन में, अब नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या मतलब है इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास कितना पैसा पड़ा है। मेरे पास 100 रुपये है, इंटरेस्ट 10 रुपये है, क्या मेरे पास 10 गुना पैसा पड़ा है? समझ रहे हो बात को? इंटरेस्ट देना 10 ही है, बट उनको देने से पहले क्या मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं? फॉर्मूला बोलना क्या बना? EBIT, सॉरी इंटरेस्ट, या ऊपर EBIT अपॉन में कौन आएगा? इंटरेस्ट। 100 नीचे 10 गुना पैसा पड़ा है मेरे पास, पड़ा है ना? तुम्हें ये अजीब सा लगता था। अब मैं तुम्हें बोलूँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो, बोलना PS डिविडेंड को कवरेज करने के लिए कौन पड़ा है अपने पास? नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बन गया? नेट प्रॉफिट अपॉन PS डिविडेंड। अब मैं तुमसे बोलो इक्विटी शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो, बोलो इनको कवर करने के लिए क्या EA ही पड़ा है अपॉन ES डिविडेंड।
3 रेशो और कंप्लीट, ऐसा ना हो रेशो चालू उससे पहले रेशोज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी अपने कवरेज रेशो किया, इससे पहले अपन ने रिटर्न वाले करें, और करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाले वैसे ही बहुत फर्जी से होते हैं, CA/CAL पढ़ा होगा ना तुमने। ऐसे में एक बार बात करूं, करना नहीं चाहिए डाइवर्ट, वैसे मैं तुमसे पूछूं करंट रेशो बोलना, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सुनो ना, ये मेरे को पैसा, ये मेरे को उधार देने आया, कहता है बोलो मुझे पे करने के लिए आपके पास क्या क्या है। मैंने कहा दोस्त मेरे पास स्टॉक है, डेटर है, कैश है, और ये सब मिला के 10 लाख रुपए के, और मेरे को तेरे से 5 लाख रुपए उधार चाहिए। तो बोलो इसको जितना इससे उधार लूँगा उसका डबल मेरे पास है। ये आया बट इसने देखा यार स्टॉक की तो हालत बहुत ख़राब है, कहता है स्टॉक नहीं चलेगा, स्टॉक बेकार है तेरा, ये स्टॉक बिकेगा ही नहीं, ये क्या मेरे को गिरवी दिखा रहा है तो कि ये तेरे पास पड़ा है, बेकार चीज़ है। तो मैंने कहा ले हटा दे स्टॉक। अगला रेशो बन गया दोस्तों, डेटर प्लस कैश अपॉन करंट लाइबिलिटी। पहला करंट रेशो होता है, दूसरा कौन सा होता है, लिक्विड रेशो। तो ये लिक्विड रेशो बन गया, किसको हटा दिया, स्टॉक को। फिर कहता है डेटर की लिस्ट दिखा, मैंने डेटर की लिस्ट दिखाई, उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम था, कहता है ये पैसे थोड़ी ना देगा, डेटर हटा, डेटर बेकार है तेरे, मैंने डेटर हटा दिया। अगला रेशो बन गया कैश अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज नोन एज कैश रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो तुमने नाम सुना होगा, बन गए 3 रेशो, खत्म ही हो गया ये तो रेशो। तो पहले तीनों को ले लो, फिर 2 को ले लो, फिर 1 को ले लो। अब कैश तो बेकार नहीं बोलेगा, नोट तो दिख रहा है, गांधी जी तो सामने दिख रहे हैं, वो तो बेकार नहीं हो सकता, तो ये लास्ट रेशो है, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले रेशो में तीनों आएंगे, कौन कौन तीनों आएंगे, कैश, डेटर, स्टॉक। उसमें से किसको उड़ा दो, स्टॉक को, फिर किसको और उड़ा दो, डेटर को। बन गए तीनों फॉर्मूले, बात खत्म। ऐसे तो फॉर्मूले है, ये क्या है, मजे ले रहा है फालतू, ठीक है। तो ये पैसे देना है, इसने अंत ले लिया मेरा, कभी कहता है सब दिखाओ, कभी कहता है ये बेकार है, कभी कहता है ये बेकार है, तो ठीक है ले ले भाई, तेरे को जो रेशो पसंद आए वो ले ले, ठीक है। तो ये ऐसे रेशो है, अपन बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, बट ऐसे मैंने बताया, ऐसे तो रेशो है। अच्छा मेरे को तो अर्निंग, मैं तेरे को यूँ बता रहा हूँ, मैं एक और बार बता रहा हूँ, वैसे तो अभी पूरा रेशो आएगा, डरती है क्या तू, डर मत। ये ले, बारिश हो रही थी, तेरे हाथ में एक छाता था, छाता, अम्ब्रेला, इसका नाम EBIT। इसके नीचे पता है अभी कौन खड़ा है, इंटरेस्ट। बोल ये भीगेगा क्या, नहीं भीगेगा, क्योंकि छाता बड़ा है, EBIT बड़ा है। तो बता नहीं किससे कवर है, इंटरेस्ट किससे कवर है, छाते से। छाते का नाम क्या है बताना, इससे कितना बड़ा छाता है, 10 गुना बड़ा छाता है ना। फॉर्मूला बन गया, जिससे कवर है वो ऊपर और जो कवर है वो नीचे। अब इसमें से इंटरेस्ट हटा दे, क्या ये छाता थोड़ा सा छोटा हो गया। अब बोल इससे कौन कवर है अभी, PS डिविडेंड। टैक्स को तो एक बार गोली मारो, तो मैं बाद में एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, PS डिविडेंड। अब बोल इस छाते का नाम क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। अब इससे कौन कवर है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन PS डिविडेंड। ये छाता और छोटा हो गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब इससे कौन कवर है, इक्विटी, इक्विटी कवर है ना, इक्विटी का डिविडेंड कवर है, तो नीचे कौन आ गया, इक्विटी डिविडेंड। अब हो सकता है भीग भी जाए, हो सकता है ना भीगे, अगर भीग गए तो इनकी नेटवर्थ धुल गई, और अगर ये भीगे नहीं तो इनके नेटवर्थ में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। वो बाद में समझेंगे वो क्या है, वो बात समझेंगे। तो एक बड़ा सा छाता है, उसके अंदर जो जो लोग खड़े एक एक को फ्री करती जाए, फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। तो जो जो नीचे से फ्री होते जाएंगे, ऊपर का नाम बदलता जाएगा। सबसे पहले ऊपर नाम क्या है, EBIT। इंटरेस्ट को फ्री करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। PS को फ्री करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्निंग अवेलेबल। और ये सारे कवरेज रेशो आ गए, बस इतने कवरेज रेशो, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही बताया, बाद में समझाऊंगा तो बहुत डिटेल में लिखवाऊंगा, टेंशन ही मत ले। तुझे शेयर मार्केट दिखाऊंगा यहाँ पे, कहाँ पे यूज़ कहाँ पे आते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाएंगे, टाइम आएगा, अभी शुरू होने पहले। अभी मैं करंट रेशो ये क्या काम आया, कहाँ पे काम आया अभी बताऊंगा। ये कवरेज रेशो कहाँ है, कहाँ अपनी बैलेंस शीट में दिखाई देता है, कहाँ रिलायंस की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, सब बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो बोलो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, तो हेडिंग डालो कंट्रीब्यूशन। बोलो वैसे कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सेल से हाथों वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, मतलब उस पर उसके ऊपर जो हाथों खर्चा हो गया, और जो सामने वाला मुझे कंट्रीब्यूट करके देके गया, मतलब जो सही में सामने वाला मुझे पैसा देके गया। 8,000 की चीज़ बेची, 500 का तो खर्चा ही कर दिया, तो असली में देखिए कितना गया वो 7,500। तो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? मैं लिखने से पहले पूछना चाहता हूँ। फॉर्मूला तो आएगा आएगा, और क्या अपनी वाली बात आएगी जो अपन ने बोली है? अपना बेटर था। बोलता है कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। मजे ले रहा है वो नहीं, मेरे को इसका एक अंदर से फीलिंग चाहिए, वो नहीं दे पा रहा ये, छोड़ो। तो अपन ने दी इसको, अपन ने क्या बोला, हाथों हाथ सामने वाले पे जो खर्चा हो गया, जो असली में हमारे पास पैसा कभी था ही नहीं, उसको माइनस करने के बाद क्या बचा? ये कंट्रीब्यूशन। तो लिखो कंट्रीब्यूशन का मतलब, कंट्रीब्यूशन का पहले तो फॉर्मूला लिख लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर लिखो इट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर प्रॉफिट्स एंड फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ ना, अब जो पैसा बच गया उससे क्या क्या आएगा? एक तो फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, और उसके बाद क्या प्रॉफिट्स आएंगे? प्रॉफिट्स ही तो आएंगे। तो अब जो पैसा बचा है उसके अंदर दो एलिमेंट बचे, या तो ये बोल दो वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई, या फिर ये बोल दो उसके अंदर दो एलिमेंट बचे। कौन कौन? प्रॉफिट्स और फिक्स कॉस्ट। समझ रहे हो बात को? तो ये दो एलिमेंट बचे, तो इट इज़ द अमाउंट लेफ्ट फॉर प्रॉफिट्स एंड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब आगे आ जाओ, ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद लिखो कंट्रीब्यूशन के बाद कौन सा था अपने पास? EBIT। अब लिखो EBIT का मतलब, EBIT में क्या करूं? सेल्स में से क्या माइनस करूं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि EBIT का अकाउंट मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। या फिर मैं अब क्या माइनस कर सकता हूं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर सकता हूं शब्द, या फिर फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर सकता हूं। क्या बचेगा बता? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर लो, भले फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर लो, और चाहे तो क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। क्या बचेगा? EBIT। और ये भी बोल सकता हूं दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डेट प्रेफरेंस एंड ES होल्डर्स। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? ये अमाउंट किस किस के लिए बचा है? डेट के लिए, PS होल्डर के लिए और ES होल्डर के लिए। फिर लिखो इसके बाद कौन आता है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो लिखो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स बोलना इसका क्या मतलब होता है? इट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर, बोलना किस किस के लिए? प्रेफरेंस के लिए एंड इक्विटी के लिए, फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी। और मैं इसको ही मान के चल रहा हूँ, यही EBT और यही क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स है। मैं टैक्स का एडजस्टमेंट अभी नहीं बता रहा, तो EBT और EAT एक ही लिख लेना, ठीक है? अर्निंग बिफोर टैक्स, और साथ ही साथ क्या लिख लेंगे? आफ्टर टैक्स। टैक्स का पूरा एक अलग से एडजस्टमेंट कराऊंगा मैं तुम्हें, तो उसके बाद तुम्हें बातें समझ आएगी। अच्छा, अब बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस माइनस कर दिया, क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गया? तो लिखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इसका क्या मतलब हो गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसका क्या मतलब हो गया? इट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर इक्विटी। सॉरी, इट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर इक्विटी। और लास्ट कौन बच गया? रिटेन अर्निंग्स। बोलो रिटेन अर्निंग्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ अर्निंग अवेलेबल और इक्विटी विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो जो पार्ट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो वाला पार्ट है। जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो डिविडेंड के नाम से गया, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो किसके नाम से पड़ा है? बोलो रिटेन अर्निंग्स के नाम से पड़ा है। तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग्स?
रिटेन अर्निंग्स इज द पार्ट ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्योंकि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी दो पार्ट में जाएगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो किस नाम से गया, डिविडेंड के नाम से गया। ठीक है, अच्छा एक काम और करो, इसमें और लिखो, EAT जो आया था ना, इसका एक और नाम लिखो नेट प्रॉफिट, इसका एक और नाम क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, समझ रहे हो बात को, OP आया, NP आया, कौन नहीं आया बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया, समझ रहे हो बात को। ये अपन ने कुछ बेसिक्स करे, अब बेसिक्स और बाकी है। ये पहला बेसिक हुआ, ये पहला बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि मैं पूरी किताब को दो पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ, ये पहली किताब का पहला बेसिक है। क्या है मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं 3 चैप्टर ऐसे चलाता हूँ, रेशोज, लेवरेजेस एंड वर्किंग कैपिटल, तीनों को जोड़ दो, ये मेरी बुक 1 है, ये इनके बेसिक्स है। इसके बाद चालू होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बुक नंबर 2 है, इसके भी बेसिक्स। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये 3 चैप्टर हो गए ना, अगर ये 3 चैप्टर हो गए ना, तो तुम समझ लेना खेल खत्म हो चुका है FM का। और इसमें भी अगर वर्किंग कैपिटल तुम्हें ढंग से समझ आ गया ना, तो तुम ये समझ लेना तुम्हारे 50 में से 50 है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ये वाले 5, 5, 8, 18 मार्क्स का, और ये कितने के हैं, 8, 8, और ये कभी आता है कभी नहीं आता, और 8, 24 के ये है, और वो कितने के आ रहे हैं ऊपर, 18 के वो आ रहे हैं, 24 और 18 42, तो कितने नंबर का पेपर आता है, 35, और 42 क्यों, क्योंकि लास्ट ऑप्शनल आता है, उसमें भी कभी कभार साथ में आ जाता है। ठीक है, और कभी कभार थोड़ी तो ऊपर नीचे होती है नंबरिंग, कोई हाँ 35, वो 15 नंबर का तो MCQ आता है ना, उसमें तो सब मिक्स विक्स रहता है, तो है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके सेट हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये अपना पहली क्लास है किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। कल अब अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश ये करूँगा कि अपना डेली रहे, क्योंकि वरना कोर्स होगा नहीं मई के हिसाब से, मेरे को डेली कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं सर से बात कर लूँगा, अगर डेली पॉसिबल हो पाया, नहीं तो फिर अपने को दूसरे तरीके से खींचना पड़ेगा, खिंचवा देंगे, वो बात अलग है। बट ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, समझ फिर भी आएगा, सब कुछ आएगा, बट थोड़ा सा तरीका अलग करेंगे। ठीक है, जैसे बीच में थोड़ा बहुत क्या करना है वो मैं बता दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए तो नया है ना सब्जेक्ट, तो बता के फ़ायदा क्या है। ठीक है, इतना है, तुम्हारा नंबर दिलवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये अपना आज की क्लास हो गई, अब आज इतना ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी अगली क्लास 2:15 बजे है, क्योंकि अब मैं अभी SM चालू करके सांप बनना नहीं चाहता। ठीक है, अभी 1:30 तो बज गई शायद, कोई ब्रेक होता है तुम्हारे, 15 मिनट का होता है क्या, आधे घंटे का होता है, तो 7 मिनट बचे, 7 मिनट में मेरे को वैसे भी नाम याद करने में लग जाएंगे तुम्हारे, और फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लेना। 2:15 ही है ना अगली क्लास, तो आज तुम ज़्यादा ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं SM चालू करूँ और तुम्हें एकदम डस लूँ मैं। मुझे बताओ 2:15 बजे भी तो कोई बैच ऑडिट, तो उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना दोस्त। ठीक है, तो अभी इसको अपन पॉज करते हैं पहले।